नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खूब अच्छे से रहिए, रिवीजन करिए। अंतिम समय में जब आप पढ़ाई करते हैं तो वो बहुत कारगर होती है और आप लोगों की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है पढ़ते समय। 2009 में जीआईसी प्रवक्ता का जो पेपर हुआ, उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग साथ-साथ उत्तर देते चलेंगे। आइडिया ये लगता है कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो अंतिम समय में आपका जो दिमाग है वो उस दिशा में काम करने लगता है, तो अंतिम समय में ये रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत द्वारा निर्माणाधीन एक नए शोध स्टेशन का नाम क्या है? यहाँ पर जो करंट अफेयर के प्रश्न है उनको जहां तक हो सकेगा हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे। जो मैं मुझे आता है मैं उस हिसाब से इसको अपडेट करूंगा, जो अपडेट करने वाले नहीं है उनको छोड़ के। तो भारत द्वारा अंटार्कटिका में जो निर्माणाधीन नया शोध स्टेशन उस समय स्थापित हुआ था, तो वो भारती था। भारती वर्ष 2012 में स्थापित हुआ था और ये उसी समय पेपर हुआ था। और कठोर मौसम में शोधकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपाय जो किए जा रहे थे, उसी के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था और अनुसंधान इसका मुख्य उद्देश्य था। मैत्री जो भारत के मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, ये दो स्टेशन पहले से हैं, तीन है टोटल। तो उनमें से एक है दक्षिण गंगोत्री और एक है मैत्री। ये पहला था, ये दूसरा था और ये तीसरा शोध केंद्र था। तो मैत्री से लगभग 3000 किलोमीटर पूर्व में इसको स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डूरंड कप 2009 का विजेता कौन है? 2009 में कौन विजेता था ये आपसे पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें तो चर्चेस बदलते हैं, छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। 2019 में ये लास्ट प्रतियोगिता अभी हुई है, उसके बाद में 21 में होने वाली है। तो 2019 में ये प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई थी? अगर आपसे पूछा जाए तो ये कोलकाता में संपन्न हुई थी। और कोलकाता की इस प्रतियोगिता में फाइनल में मोहन बागान को पराजित कर दिया था गोकुलम केरल ने। तो अब अगर 2019 का पूछा जाएगा तो गोकुलम केरल ने इसको पराजित किया था मोहन बागान को। मोहन बागान 16 बार का चैंपियन रह चुका है, ये ध्यान रखना है आपको। तो गोकुलम केरल ने पराजित किया था। सितंबर 2009 में सुनामी द्वारा सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। अब 2009 में ये घटना घटी थी तो पूछी गई थी। अब इस समय के जितने भी चक्रवात और ये सब आते हैं तो इनको आपको तैयार रहना है। करंट अफेयर में हमने इसके बारे में चर्चा की है, करंट अफेयर का वीडियो देख लीजिए, यूपी का करंट अफेयर का वीडियो है। ये सब चैनल पे आप थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे वीडियोस में तो आपको बहुत सारे जीआईसी पे इस समय हम लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये समोआ द्वीप में उस समय आया था, तो इतने लोग मरे थे। बाकी इस समय जो भी आए हैं इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। चक्रवात ना अपडेट हो, सुनामी ना अपडेट हो तो ज्यादा सही है। सुनामी क्या होती है? जब जलीय सतह पर भूकंपीय तरंगें आती हैं तो जल में वो प्रभाव अपना डालती हैं और जलीय क्षेत्र जो आसपास वहां पे जो बसाव होता है जलीय समुद्री तटों के आसपास, तो उसमें ये बंदरगाही लहरों के नाम से इसको जाना जाता है। तो सुनामी इसको लिखा जाता है, लेकिन ये जो शब्द होता है इसको टी साइलेंट करके इसमें पढ़ा जाता है। जापानीज शब्द है ये और इसका मतलब होता है बंदरगाही लहरें। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2007 किसको दिया गया? ये उस समय का आपसे पूछा जा रहा है और उस समय ये मन्ना डे को दिया गया था। लेकिन 2019 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, 91वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये रजनीकांत जी को दिया गया है। रजनीकांत बिल्कुल साउथ इंडिया में देवता की तरह पूजे जाते हैं और रजनीकांत को ये मिला, 91वां था। 2019 का ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार था। कब शुरू किया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार? तो ये 1969 में ये शुरू किया गया था। और सबसे पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो ये देविका रानी को दिया गया था। माना जाता है देविका रानी की पहली भारतीय सिनेमा एक्टर थी। इसके पहले महिलाओं का रोल भी पुरुष किया करते थे। जब देविका रानी आई तो उन्होंने महिला के तौर पर पहली बार एक्टिंग, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने की सफल एक्टर यही थी पहली। तो ये इस क्षेत्र का फिल्म दुनिया जो है, फिल्मी दुनिया, उसका सबसे बड़ा अवार्ड है ये, अतुलनीय कार्य के लिए दिया जाता है। भारत ने अपना 100वां क्रिकेट टेस्ट मैच खेला। भारत अभी तक क्रिकेट टेस्ट मैच अब तो बहुत सारे खेल चुका है, लेकिन मतलब 550 से ऊपर हो गए होंगे। 100वां किसके साथ खेला था, शतक लगा था? तो ये इंग्लैंड के साथ। मतलब मैच का शतक कि कितने मैच का? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इंग्लैंड के विरुद्ध ये 1967 में खेला था, 132 रनों से ये हार भी गया था। अभी भारत ने कितना, 551 के आसपास खेले हैं, मतलब 550 से ऊपर ही है। ठीक है। और
ये ध्यान रखना है आपको। अगला जो प्रश्न है, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो उस समय जब ये पेपर पूछा गया था, उस समय तो जो भी रहा हो, इस समय का हम डेटा देख लेते हैं। उस समय जो ये इसके आंकड़े हैं तो उसमें सऊदी अरब रहा होगा प्रश्न काल में, लेकिन इस समय जो है 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में प्रथम उत्पादक जो है वो यूएसए है। ऐसा क्रम याद कर लीजिए। यूएसए के बाद में आपका रशिया आता है, रसिया। और रसिया के बाद में आपका थर्ड स्थान पे सऊदी अरेबिया आता है ना। अब इसमें परिवर्तन थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन इस समय के यही आंकड़े हैं, इनको ध्यान रखिएगा, यूएसए, रसिया और सऊदी अरेबिया। तो इस समय अगर ये इनमें से यूएसए नहीं दिया है तो आप रसिया टिक करेंगे, रसिया नहीं दिया है तो सऊदी अरेबिया टिक करेंगे, ठीक है ना। और ये भी मतलब जब ये प्रश्न काल में प्रश्न पूछा गया था तो कोई जरूरी नहीं फर्स्ट ही आपसे देके पूछ दिया जाए, दूसरे तीसरे से शुरू कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको, कम से कम 3 स्थान तो तैयार रखिए। बॉस्फोरस जल संधि जोड़ती है, आपको मैंने कल ज्योग्राफी का एक वर्ड ज्योग्राफी का रिवीजन कराया है, मैराथन एक कराया है, वो वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखिए, लोगों को भी शेयर करिए। ऐसे सब मुद्दों पर, सब पहलुओं पर हमने उसमें लगभग क्वेश्चन लिए हैं जो पूछे जा सकते हैं आपसे। आज शाम तक कोशिश रहेगी कि एक हिस्ट्री का अंतिम, जिसमें मेडवल के कुछ पोर्शन जो बचे हैं और मॉडर्न के जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको करा दिया जाए। तो बॉस्फोरस जल संधि जोड़ती है किसको? तो ये काला सागर और मरमरा, ये बॉस्फोरस का रा ले लीजिए तो इसको मरमरा कर लीजिए, और काला, ब्लैक से काला कर लीजिए, तो ब्लैक से काला और मरमरा सागर, इनको ये जोड़ने का काम करती है, ठीक है। और ये बाकी जो इसमें और दिया हुआ है, जैसे काला सागर और ये एजियन सागर, अजोब सागर, तो कर्च जल संधि है, ऐसे इसमें दिया है एड्रियाटिक सागर और भूमध्य सागर, तो एड्रियाटिक सागर और भूमध्य सागर को ओट्रांटो जोड़ती है, ओट्रांटो जोड़ती है, ओट्रांटो, ठीक है। तो ओट्रांटो, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन ये बॉस्फोरस बहुत बार पूछी गई है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित नहीं पूछ रहा है ना, ऐसा नहीं कि सुमेलित नहीं, ये नहीं पूछ रहा है, सुमेलित पूछ रहा है। सुमेलित नहीं नहीं पूछ रहा है, ये मैं कह रहा हूं, सुमेलित है। अधिकतर दिमाग में आता है कि सुमेलित नहीं है, नहीं, सही से पढ़िए, युग्म सुमेलित है। यहां पर ये देश है और हाँ क्या है, राजधानी है। तो साइप्रस की राजधानी तो बगदाद तो नहीं है, इसकी राजधानी क्या है, निकोसिया है, तो पहला गलत हो गया। कोई जरूरी नहीं है सब आपको याद हो। लेबनान की राजधानी बेरूत, ये सही है, टिक कर लीजिए, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। टर्की की राजधानी अंकारा है, टर्की की राजधानी अंकारा है। यूक्रेन की राजधानी क्यू है। राजधानी शहर में आप एक बार जब सूची आप देख लेंगे तो आपके लगभग क्वेश्चन सही हो जाते हैं। फॉकलैंड धारा प्रवाहित होती है, धाराओं पे भी कल हमने उसमें प्रश्न किए थे, हर तरीके के प्रश्न उसमें ले लिए थे जहां जहां से उम्मीद है पूछे जाने की। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर आप जाएंगे तो वहां पे फॉकलैंड धारा आपको मिलेगी अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होते हुए, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो ये ठंडी जल धारा है ना। सबसे पहले तो ये कोल्ड करंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये कोल्ड करंट है। और ब्राजील धारा अगर आपसे पूछी जाए तो ब्राजील धारा जो है वो गर्म जल धारा है ना। और वहीं पे ये ब्राजील धारा, फॉकलैंड धारा जहां पे मिलती है तो वहीं पे अर्जेंटीना तट जो है वहीं पर ये मिल जाती है, और वहां पे मिलेगी तो सारी अनुकूल स्थितियां मछली उत्पादन के लिए भी हो जाएंगी। टर्की का कौन सा नगर, लेकिन उतना ज्यादा बृहद पैमाने मतलब उसको जाना नहीं जाता है क्षेत्र, लेकिन हो जाएंगी। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? अब ये क्वेश्चन कल हमने उसमें आपको रिवाइज कराया था। मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे ही प्रश्न उसमें हमने रखे ही हैं, उसको देखिए जरूर। तो यह है इस्तांबुल, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अभी भी टाइम है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो 15 पेपर है, 40-40 क्वेश्चंस के, उन सेट को लेके 2 दिन में बैठ के प्रैक्टिस कर डालिए, काफी रिवीजन हो जाएगा। डायरेक्टली तो 600, लेकिन इनडायरेक्टली आपके 1500-2000 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो इस्तांबुल जो है ये यूरोप को और एशिया को जोड़ने का काम करता है, और इसीलिए पश्चिम का द्वार इसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान आचार संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि की समक्ष समानता। तो ये प्रेस, धर्म, विधि, ये सब फंडामेंटल राइट है, एफआर है। और जो ये समान आचार संहिता है ये डीपीएसपी है, डीपीएसपी है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है, किस स्थिति में कर सकता है? अगर बाहरी आक्रमण का खतरा है या सतत विद्रोह का है। आंतरिक अशांति को हटा दिया गया, सांप्रदायिक संघर्ष भी इसमें नहीं है, पहले आंतरिक अशांति था। तो 1 और 3 ये सही इसके उत्तर हो जाएंगे, और इस लिहाज से डी विकल्प सही हो जाएगा।
संविधान का जो भाग 18 है उसमें अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक ये प्रावधान किए गए हैं। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सतत विद्रोह होता है वैसे में किया जाता है। और 1978 में 44वां संविधान संशोधन जब किया गया था तो आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह सबसे विस्थापित कर दिया गया था। यही आंतरिक अशांति को ही इससे रिप्लेस किया गया था, तो ये हटा दिया गया, ये बचा है, ध्यान रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? मैं इसको भी रिवाइज करा दूंगा, पॉलिटी को भी। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये करता है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा? और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 है, इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत, और अगर हाईकोर्ट की बात करेंगे माननीय उच्च न्यायालय, तो ये 226 आर्टिकल है, उसके तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान करते हैं। तो डी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे सर्वोच्च न्यायालय पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट पूछा गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368, आर्टिकल जो 368 है, इसमें संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। और भाग कौन सा है? ये भाग 20 है, भाग है 20। अगर भाग आपसे पूछ लिया जाए, है ना, 3 प्रकार के संशोधन हो सकते हैं। अगर प्रकार पूछे जाए तो 3 प्रकार के संशोधन है, संसद के साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से, और राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति से। यही 3 प्रकार हैं। निम्नलिखित में से किस अधिकार को बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का दिल और आत्मा कहा गया था? तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 की बात भी हमने की थी, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, उसी को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये संविधान का दिल और आत्मा है। यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय कोई दूसरा अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। ये संविधान की आत्मा है, ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था आर्टिकल 32 के बारे में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। इतिहास का प्रश्न। अब इस पे हमको अभी करना है एक सेशन मैराथन में, तीसरा पार्ट जो हिस्ट्री का होगा। हिस्ट्री को एक्चुअली शुरुआत में मैंने एक छोटे क्लास उसमें कर दी थी, हिस्ट्री में थोड़ा सा ज्यादा करना भी पड़ता है, तो एक और करेंगे, पूरा हो जाएगा। पहला दूसरा जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सब पड़ा हुआ है जी। प्लेलिस्ट में जाएंगे, जीआईसी लेक्चरर 2020 का एक प्लेलिस्ट है, उसमें सब करंट वगैरह सब कुछ पड़ा है। और करंट के 8 वीडियो है, उनको आप देखिए। यूपी का वीडियो है, उनको देखिए। उससे जीके भी आपका तैयार होगा, जीएस भी तैयार होगा। तो मार्च 1940 की बात है, 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना इसके अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष था? जिन्ना। और इसी अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया गया था और भारत का विभाजन कर एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग इसी में की गई थी, मार्च 1940 में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। वैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अस्थायी अध्यक्ष, वैसे अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। 11 तारीख को, 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, फर्स्ट मीटिंग हुई, तो इस फर्स्ट मीट में क्या किया गया? अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन 2 दिन बाद जब 11 दिसंबर को बैठक हो रही थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, ये कथन किसका है? कभी कभी थॉट्स आपसे पूछे जाते हैं। तो एक थे आर कोपलैंड, आर कोपलैंड का ये कथन है। अब ये थॉट्स अगर आप पढ़े होंगे कहीं से तो आपके हो जाएंगे, नहीं तो इस पे घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इस 40 में अगर 30 के तक आप टच कर ले जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर होगा, बढ़िया स्कोर होगा। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए आप 40 में 35 करने की, 32 करने की। मैं टारगेट क्यों नीचे रखूं, लेकिन अगर इतना पहुंचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है, हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी का चंपारण जो सत्याग्रह, और सविनय अवज्ञा। तो सबकी तिथि आपको याद होनी चाहिए। ये असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन 1920, 1 अगस्त 1920। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1900 कब की बात है? 13 अप्रैल 1919 की। तो 13 अप्रैल, ये अप्रैल की बात है, 13/4/1919 की बात है। गांधी का चंपारण सत्याग्रह याद कर लीजिए इसी समय, या याद होगा आपको, 1917।
और सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको कब, ये 1930 की बात है ना, ये कब है, 6 अप्रैल 1930। तो 6 अप्रैल 1930 अब सेट कर दीजिए कालानुक्रम में। तो सबसे पहले इसमें गांधी का चंपारण होगा, एकत्रीय हो जाएगा सबसे पहले, है ना। ये A1 A2 ऐसे दिया हुआ है, इससे क्रम ही है, इसमें A1 A2 नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी है इसमें ये होना चाहिए कि 3 सबसे पहले होगी घटना, और 3 के बाद में ये 2 नंबर की जो घटना है यहाँ पर लिखी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये हो जाएगी। उसके बाद में पहले पहले नंबर की घटना सविनय असहयोग आंदोलन, और फिर चौथे नंबर की। तो 3 2 1 4 सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सही होना चाहिए 3 2 1 4, ये ए नहीं लिखा होना चाहिए। पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हुई थी, किस अधिवेशन में हुई थी? तो 1929 की बात है, और 1929 में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए किस महीने की बात है, तो आप नोट कर लीजिए, ये दिसंबर 1929 की बात है। और दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर एक लाहौर में अधिवेशन हुआ था। उसी में लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर स्थित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है चिश्ती सिलसिले के जो संबंधित गुरु हैं, उनके 2 प्रमुख शिष्य हुए, एक जो बाबा गजे शंकर, बाबा फरीद जो थे, ऐसे याद करिए, एक थे बाबा फरीद, और बाबा फरीद के 2 शिष्य हुए। उन शिष्यों में से एक थे औलिया और एक थे साबिर। साबिर का नाम पूरा क्या था? हजरत अलाउद्दीन साबिर। तो औलिया जी जो थे, ये औलिया, और एक साबिर। तो जो औलिया हैं, इनकी दरगाह दिल्ली में स्थित है ना। और ये ग्यासपुर स्थान पड़ता है, ग्यासपुर दिल्ली में, वहीं पे इनको दफनाया गया था। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न, और ये जो बाबा फरीद के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पे बताने का मेरा मतलब ये था, इनका नाम था बाबा फरीदुद्दीन गज शंकर, बाबा फरीद इनको कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? कौन सा ये गवर्नर था, कौन सा सम्राट था? तो ये फर्रुखसियर था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1717 की यह बात है, फरमान जारी किया था, 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार कर सकते थे, केवल 3000 रुपए देने पे। पुराणों की संख्या कितनी है? देखिए ये प्रश्न पूछा गया है और हमने इसको कराया भी है, जबकि ये तब मैंने देखा नहीं था। तो ये लगता है कि ऐसे पूछे जाएंगे। मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, ऐसे 18 पुराण है, अष्टादश पुराण, 18 पुराण है। और इनकी रचना किसने की थी? ये रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा थे, उन्होंने की थी। अष्टाध्यायी लिखी गई थी किसके द्वारा? तो अष्टाध्यायी लिखी गई थी पाणिन के द्वारा, पाणिन के द्वारा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। महापद्मनंद के मित्र थे, नंद शासक महापद्मनंद था ना, उसके मित्र थे। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? अब ये थोड़ा स्टैटिक जीके, अब्दुल गफ्फार खां को दिया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और भारत रत्न पुरस्कार 1954 में जब शुरू हुआ, 2 जनवरी 1954 को, तो इनको भी दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खां को उस समय नहीं दिया गया था, ये 1987 में इनको दिया गया है। ये दिया गया है इनको 1987 में, है ना, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और ये पहले ऐसे भारतीय थे, पहले ऐसे भारतीय थे जो, मतलब सॉरी, ऐसे पुरस्कार प्राप्त करता थे जो गैर भारतीय थे, ऐसा गैर भारतीय पहले पुरस्कार प्राप्त करता। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? बहुत सरल प्रश्न है, तो इसको जीन कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के बारे में सबसे पहले खोजबीन की। फादर उनको कहा जाता है, फादर ऑफ ये आनुवंशिकता जो है, हेरिडिटी, ठीक है। और क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी कुछ सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जो आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण उन्हीं के द्वारा होता है, उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, उन्हीं को जीन कहते हैं। और जीन कहाँ पाए जाते हैं? ये डीएनए से बनी हुई क्रोमोसोम पर स्थित कुछ संरचनाएं होती हैं। अगला जो प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक। ज्योग्राफी में ये भी क्वेश्चन हमने किया, तो वहां पे हमने आपको बताया कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी आपको मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में नाइट्रस ऑक्साइड भी मिलेगा, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है, कारक क्या है? जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है? तो कुष्ठ रोग जो है संक्रामक रोगों में माना जाता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटासिस, ये जीवाणु होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है इसका।
बैक्टीरिया होते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह कैप्लर के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कैप्लर जो थे ये जर्मन थे, जर्मन गणितज्ञ और खगोलविद थे। जॉन कैप्लर इनका नाम था। आकाशीय पिंडों की गति का इन्होंने वर्णन किया था। ग्रहों की गति के नियम भी प्रतिपादित किए थे, 3 नियम दिए थे इन्होंने। एक जेट इंजन की कार्यप्रणाली निम्न के संरक्षण पर निर्भर करती है। तो ये जेट इंजन जो होता है वो रेखीय संवेग के सिद्धांत पर काम करता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये ऑक्सीजन, वही परिवेश जो इसका होता है वहीं से ऑक्सीजन प्राप्त कर लेता है और उसी ऑक्सीजन को अपने थ्रस्ट के लिए यूज करता है। थ्रस्ट जो लगाता है, जोर लगाता है, उसके लिए यूज करता है। तो आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप इसको पसंद करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको लगता है कि आप ही की तरह किसी दूसरे के लिए ये क्लास उपयोगी हो सकती है तो उस तक जरूर पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और बाकी कोई जानकारी चाहिए, कोई कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, RO UPPCS की टेस्ट सीरीज भी हमारे पास है, मेंस के कोर्सेज भी हमारे रेगुलर चलते रहते हैं और जो भी है यूनिक है उसके रिजल्ट हमारे पास है। तो उसके लिए 6307281212 पर कांटेक्ट करें। UPPCS और RO के लिए नई टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है। पुरानी टेस्ट सीरीज जो चल रही है, पुरानी उसमें कुछ नहीं है, वो केवल करंट अपडेट होता रहता है। करंट तो वैसे भी हम आपको देते हैं, तो उनके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट करें और हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करें, IAS प्रेप एकेडमी ऐप। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से खूब अच्छे होंगे और अंत समय में इतना अच्छा पढ़ रहे होंगे, इतनी मेहनत कर रहे होंगे कि आपका जो पेपर है वो खूब अच्छा हो जाए। और इसी क्रम में एक प्रयास और, 2013 में GIC लेक्चरर का पेपर कैसा आया था? ये प्रवक्ता का जो एग्जाम है पहले दूसरे पैटर्न पे होता था। लेवल वही है जो आज पूछा जाएगा, वैसा ही लेवल आज भी पूछा जाएगा जो अभी पेपर होने वाला है। आज का मतलब है कि जो इस समय भावों को लीजिए, और पेपर में भी कई बार भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन भावों को आप समझते हैं तो उत्तर आसानी से निकलता है। 2013 के पेपर को देखेंगे, अपडेट करने की कोशिश करेंगे जहां पे करंट अफेयर है, और ऐसे ही प्रश्न आप तैयार करके जाएंगे। टेस्ट सीरीज में जो हमने प्रश्न दिए हैं वो ऐसे भी हैं, इससे अच्छे भी हैं, इससे थोड़े कठिन भी हैं, क्योंकि आपके और अच्छे प्रश्न तैयार हो जाए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए और मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान कीजिए। शाम को 8 बजे मैराथन ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक वीडियो में पूरा हमने कवर किया है। भूगोल वाले भी उसको देखें और GS वाले भी, और उसको खूब ज्यादा शेयर करें। ये आपको अच्छा लगता है तो इसको पसंद जरूर करें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें लगता है इसकी जरूरत है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करते हैं? कभी कभी पित्ताशय में पत्थर हो जाते हैं, आपको पता है, और जिसको पथरी कहते हैं। तो पित्ताशय थैली में वैसे पित्तरस होता है, यकृत में बनता है पित्तरस, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पित्तरस जो बनता है वो यकृत में बनता है, लीवर में बनता है। और ये इकट्ठा इकट्ठा कहां पर होता है? ये इकट्ठा होता है पित्ताशय में, पित्त आशय में। और जब ये वहां पे पत्थर बन जाएंगे तो वहां पर समस्या हो जाती है और वसा का पाचन जो है वो नहीं हो पाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और 2-3 प्रश्न यहां से आप तैयार कर लीजिए कि पित्त रस बनता कहां है? तो यकृत में। इकट्ठा कहां होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय क्या करता है? वसा का एमएलसीकरण करता है। और अगर उसमें पत्थर बन जाएगा तो समस्या, पेन भी होता है, कई बार पित्त की थैली निकाल दी जाती है जब ये ऐसी प्रॉब्लम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? रोग जो आनुवंशिक यानी कि अपने माता पिता से अगर उनकी संतानों में जाते हैं, तो इनमें से जो रंजकहीनता है, रंजकहीनता का मतलब अल्बिनिज्म और नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी और हिमोफीलिया और वर्णांधता। तो वर्णांधता, रंजकहीनता, हिमोफीलिया ये तो आनुवंशिक है, लेकिन रतौंधी जो है ये आनुवंशिक रोग नहीं है। रतौंधी क्यों होता है, जरा इसके बारे में बात करें। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। रात में जो व्यक्ति इससे पीड़ित होता है उसको दिखाई नहीं देता है। बात समझ में आ रही है? तो विटामिन ए से समृद्ध चीजें आप खाइए, विटामिन ए से जितनी भी समृद्ध चीजें हैं। और वैसे आंखों में जिनके प्रॉब्लम है वो पालक खाएं, साग वाली सब्जियां खाएं, जितनी भी विटामिन से, पपीता खाएं, मतलब ये सब खाएंगे तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? देखिए कितने सरल सरल प्रश्न है। निर्वात में, पानी में, स्टील में और हवा में। तो ध्वनि को माध्यम चाहिए और स्टील में सबसे अच्छा माध्यम उसको मिलेगा। अनुदैर्ध्य तरंग होती है ध्वनि, तो माध्यम की आवश्यकता इसमें होती है और इसलिए निर्वात में इसका संचरण होता ही नहीं है। और ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों माध्यमों में चलेगी। इसमें से जो ठोस होगा उसमें सबसे ज्यादा तेज गति से चलेगी
और स्टील जो है ये ठोस है, तो इसमें सबसे तेज गति से ये चलेगी। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट, क्या करें, अगर आप लिफ्ट में चढ़े हैं और आप मान लीजिए 50 किलो के हैं, तो किसी वस्तु का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक तब आपको अपना भार ज्यादा लगने लगेगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होगी, ऊपर की ओर जब त्वरित होगी, और जब नीचे आएगी तो आप हल्का महसूस करेंगे। बात समझ में आ रही है? लिफ्ट में जब बैठिएगा इस बार तो ये प्रयोग करके देखिएगा, वैसे आपको ये अनुभव होगा ही। अब इसका डेरिवेशन बड़ा लंबा होता है और वो डेरिवेशन यहाँ पर हम नहीं करेंगे, बस इतना आप ध्यान रखिए कि जब समान त्वरण से ऊपर जा रही है तो पिंड का आभासी भार वास्तविक भार से अधिक हो जाता है। निम्नलिखित तत्वों में से किसके अपरूप नहीं होते हैं? अपरूप किसके नहीं होते हैं, है ना? एलोट्रोप्स किसके नहीं होते हैं? कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन किसके नहीं होते हैं? तो सभी तत्वों के, इसमें कार्बन के भी अपरूप होते हैं, फास्फोरस के भी होते हैं, नाइट्रोजन के भी होते हैं, सबके होते हैं, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऐसा कोई नहीं है जिसके अपरूप ना हो। अपरूप का मतलब होता है जिस तत्व के दो या दो से अधिक रूप होते हैं, है ना? इसमें भौतिक और कभी कभी रासायनिक गुणों में भिन्नता भी आपको मिलेगी, लेकिन उसके रूप होते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न, लगभग 1000 बार ये पूछा गया है विभिन्न एग्जाम्स में। तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गर्म होने पर द्रव में पिघलने के बजाय सीधे गैस में बदल जाती है। अगर इसको गर्म करेंगे तो ये द्रव में नहीं पिघलेगी, सीधे गैस में बदल जाएगी, इसीलिए इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। पहला और दूसरा ये दो सूचियां हैं, इसको सुमेलित करना है। हीरा, संगमरमर, स्नेहक, बालू। तो इसमें जो हीरा है ये क्या है? तो ये कार्बन से इसको सुमेलित करिए। संगमरमर जो है इसको कैल्शियम से, कैल्शियम तत्व। स्नेहक जो है, स्नेहक सिलिकॉन हो जाएगा 2, और बालू ग्रेफाइट होता है। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऐसे जब आप पेपर करें तो ऐसे लिख के करें जिससे कि कोई जरा सा भी डिस्टर्बेंस ना हो, या फिर ऐसे वैसे जो मिलाया जाता है इस तरीके से आप मिला लीजिए, इसको ऐसे मिला के कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? ऐसे, लेकिन ये लिखने वाला मुझे सही लगता है क्योंकि यही कोड यहाँ छाटना होता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये तरीका मुझे ठीक लगता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को लागू किया गया था। अब ये कोई करंट का प्रश्न नहीं था, है ना, लेकिन योजना इंपॉर्टेंट है तो आपसे पूछ ली गई, और ये योजना 1999 में शुरू की गई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल में, अगर आपसे और डिटेल में पूछा जाए तो अप्रैल 1999 में शुरू की गई थी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो ग्रामीण परिवार हैं उन वहां पे स्वयं सहायता समूह डेवलप करना और उनको प्रशिक्षित करना, ऋण उनको देना, प्रौद्योगिकी के बारे में बताना, जिससे कि वो अपनी आजीविका चला सके। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी? पहले पंचवर्षीय योजनाओं पर खूब प्रश्न पूछे जाते थे, जब से नीति आयोग आ गया तब से इस पे प्रश्न पूछना थोड़ा सा कम हो गया है। तो किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी? तो इनमें जितनी भी दी है उसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा हुई थी। ये प्रश्न अब पूछे जाने की संभावना बिल्कुल 0 है, लेकिन पेपर में आया था इसलिए यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन नीति आयोग की जितनी भी रिपोर्ट या जो भी हमने करंट में कराया है वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करंट का जितने भी 8 एपिसोड है, लोग कह रहे थे उसका मैराथन कराने, मैं सारा एक साथ उसको सोच रहा हूँ 1-2 दिन में आपको दे दूं, और उसको एक क्लिक करेंगे आप बढ़ा के स्पीड और तेजी से देख लेंगे। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लिंगानुपात सबसे कम है? जनगणना से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसका एक वीडियो मैं आपको सोच रहा हूँ रिवीजन करा दूं 10-15 मिनट में पूरा, तो ये भी हो जाएगा। ये लास्ट टाइम के सब काम होते हैं जिससे आपके दिमाग में सब चीजें बैठी रहे। तो सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है? सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2011 में हरियाणा में लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 808-7-9, जबकि अभी बढ़ा है। 2021 की जनगणना जब होगी तो पता चलेगा। जम्मू कश्मीर में उस समय 8-8-9 था। पंजाब में भी कम था, 895 था, है ना, 895, लेकिन ये 879, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, संस्थानों पर आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये नई दिल्ली दे रहा है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, संस्थान ही सारे नहीं दिए हैं। देखिए एक ये भी पूछ लिया है कि किसके समय, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आप याद करिए, जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो 25 दिसंबर 2000 से अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ही इसको शुरू किया गया था। उनका बर्थडे होता है इस दिन, तो ये बी ऑप्शन इसका गलत दिया है।
और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। लोग कहते हैं जीके पूछा जाएगा, अब ये जीके नहीं है, इसमें थोड़ा सा आप कई फैक्ट, जीएस जीके में अंतर ये होता है कि केवल एक फैक्ट पे आपको जो क्वेश्चन आसानी से जनरल नॉलेज पे हो जाए, यहाँ पे देखिए एलिमिनेट भी करना पड़ रहा है, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, तो हर तरीके के प्रश्न को तैयार रखिए। यदि 1 से 100 तक सभी संख्याएं लिखी जाए तो अंक 5 का उपयोग कितनी बार किया जाएगा? सिंपल सा इसका तरीका होता है, बहुत लोगों को तो जिनकी प्रैक्टिस है रटा ही रहता है, और इसका उत्तर ही लोग रटे रहते हैं, तो 20 बार इसका सही उत्तर है। नहीं तो आप देख लीजिए 5, 15, 25, 35 ऐसे करते चले जाइए, और उधर पूरी 51 से 50 वाली जो सीरीज, जो 51 से 59 वाली सीरीज, 50 भी उसमें आएगा, 50 से 59 वाली सीरीज सब जोड़ेंगे तो ये 20 बार होगा, है ना। 5 अंक का प्रयोग 20 बार होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पीसीएस में ऐसे प्रश्न कमीशन पूछता है कई बार, पीसीएस का मतलब यूपीपीएससी के एग्जाम से। जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ये जनरल डायर का नाम आपने सुना है ना। ये नालायक 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में एक जनसभा जब आयोजित हुई थी तो उसमें इसने गोली चलवा दिया था, और भीड़ में जब गोलियां इसने चलवाई तो बहुत सारे, हजारों की संख्या में, रिपोर्ट्स तो कम की है लेकिन हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। डेट याद रखिए, 13 अप्रैल था 1919। कहां था? अमृतसर में। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है? कौन सा आंदोलन है इसमें? मोपला विद्रोह, वहाबी, अलीगढ़ और खिलाफत। मोपला ही आप इसमें केवल निकाल सकते हैं, बाकी में कंफ्यूजन हो सकता है। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसके बाद ब्रिटेन और तुर्की के बीच में एक सेवर्स की संधि हुई थी। सेवर्स की संधि। तो सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए थे। तो संसार के जो समस्त मुस्लिम हैं तुर्की को क्योंकि अपना खलीफा मानते थे, तो अब उसमें समस्या हुई। तो इसी के विरोध में भारतीय मुसलमानों द्वारा अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। तो खिलाफत आंदोलन वो था, और खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ ये चले गए थे। निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु रानाडे थे, एमजी रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे इनका पूरा नाम था, है ना। नरमपंथी नेता थे, इनके बारे में और नोट करिए, नरमपंथी नेता थे ये। 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 1905 की बात है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। 1905 सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना इन्होंने की थी, है ना। निम्नलिखित में से कौन रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था? रक्त और लौह की नीति। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बलवन, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और गयासुद्दीन बलवन किस वंश का था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये गुलाम वंश में ही था। इसका वंश क्या था? गुलाम वंश में था। और ये योगी था, बाद में ये इल्तुतमिश से सबसे घनिष्ठता हो गई, उसके नजदीक आ गया और बाद में ये शासक बना। 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार भारतीय विजेता है। अब भारत के जब कोई होते हैं तो पूछा जाता है, लेकिन यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा आपको, नोबेल प्राइज आप तैयार रखिए। नोबेल प्राइज जैसे शांति है या कोई है, तो 2021 का जो नोबेल प्राइज है अगर वो मिला है तो, नहीं तो जो अवार्ड 20 के मिले हैं तो 20 वाले आप बिल्कुल तैयार रखिए। जैसे 2020 का पीस का किसको मिला है? 2020 का ये पीस वाला बहुत बार आपसे पूछा जा सकता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है WFP बोलते हैं इसको, WFP को मिला है। अब उस समय जो ये पुरस्कार मिला था, जो ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये मिला था उनको, कैलाश सत्यार्थी को, इसलिए पूछ लिया गया था। कैलाश सत्यार्थी जो है भारत के 8वें व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा को मिला है, और किसको किसको मिला है जरा बताइएगा। तो ये इस चीज को ध्यान रखिए, जब भी पुराने प्रश्न मिले तो उनको अपडेट करिए। तो वर्ल्ड फूड जो ये प्रोग्राम है इसको 2020 का दिया गया था। 2014 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन अधोलिखित में से किस देश में किया गया था? अब जैसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो अब फुटबॉल कप आप कौन सा तैयार करेंगे? जो लेटेस्ट होगा, जो लेटेस्ट फुटबॉल कप होगा, तो फुटबॉल कप वर्ल्ड लेवल का अब कहां होने वाला है इसको तैयार करेंगे। तो जो फुटबॉल कप 2000 जैसे ये 14 में हुआ था, फिर अब कब होगा
21 में क्या कोई होने वाला है, तो उसको आप तैयार करिए, ये कहां पर होगा या कहां पर हुआ है। इस तरीके से आप जब आप करेंगे तो आपको काफी मतलब अपडेटेड क्वेश्चन ऐसे ही मिलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। दिसंबर 2021 में अभी ये फुटबॉल कप होने वाला है, तो वो कहां पर होगा, इसको आप तैयार कर लीजिए। तो हमको आप लोग बताएंगे कि ये कहां पर होगा, इसको सर्च करेंगे, है ना, इसको सर्च करेंगे। 2021 में होने वाला है तो ये कहां पर होगा, इसको जरा कमेंट करके बताएंगे, मैं पिन पोस्ट करूंगा जिनका कमेंट होगा इसमें। निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2014 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। अब इस समय अफगानिस्तान में तो जान ही रहे हैं कौन क्या है, अशरफ गनी उस समय बने थे, तो पूछ लिया गया था। करंट अफेयर में हमने बहुत सारे देशों के शासक कराए हैं, करंट अफेयर की श्रृंखला आप देखिए, उससे आपके ये प्रश्न तैयार हो जाएंगे। उस समय अशरफ गनी अहमद जई थे, है ना। तो अब इस तरीके के प्रश्नों के लिए आपको क्या करना है, करंट से चीजों को अपडेट करना है। करंट से चीजों को अपडेट करते रहेंगे तो ये प्रश्न आपके आसानी से हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। अब ये प्रश्न देखिए, जीके का प्रश्न आपसे पूछ लिया गया, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये प्रशांत महासागर है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए आपको मैरियाना ट्रेंच मिलती है, 11,022 मीटर ये गहरी मैरियाना ट्रेंच विश्व का सबसे गहरा स्थल है ना। सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, बिल्कुल सामान्य सा, कैलाश श्रृंखला से होता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। कैलाश श्रृंखला में ये सिंधु नदी का उद्गम होता है, फिर तिब्बत से निकलती है, कश्मीर पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर में गिरती है। कहां गिरती है, अरब सागर में। भूकंप की तीव्रता का मापन किससे होता है, रूलर, हेक्टेयर, रिक्टर, डेसिबल। तो डेसिबल से तो आप जानते हैं, डेसिबल से तो नहीं नापा जाएगा, है ना। डेसिबल से क्या मापा जाता है, और रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ये तो आपको पता ही है। 1935 की बात है, 1935 में एक रिक्टर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही पैमाना बनाया था, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया। सिस्मोमीटर भी इसी से रिलेटेड होता है। भूकंप और भूकंपीय तरंगों के बीच की दूरी के आयाम के आधार पर एक सूत्र बनाया जाता है। सिस्मोग्राफ भी इसी से तैयार किया जाता है। तो सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राफ, रिक्टर पैमाना, ये सब भूकंप से रिलेटेड है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है किस तिथि को, अब ये प्रश्न 5 जून को मनाया जाता है। अब आपने 5 जून तो तैयार कर लिया, लेकिन 5 जून को जो एनवायरमेंट डे मनाया गया, इसकी थीम क्या थी, एनवायरमेंट डे की थीम क्या थी, ये भी तो आपको तैयार करना पड़ेगा। तो इस बार की इसकी थीम भी आप तैयार रखिए, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इसकी इस बार की थीम थी। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इसकी इस बार की थीम थी, तो ये भी आप तैयार रखिए, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन ये 2021 की जो पर्यावरण डे है उसकी थीम थी। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा, न्यूनतम सबसे कम, तो इसमें जो हाइड्रोजन है ये सबसे कम करेगा, इससे कोई प्रदूषण होता ही नहीं है, ना के बराबर, है ना। और दहन से केवल क्या निकलेगा, जल निकलेगा, गर्म वायु का उत्सर्जन होगा ही नहीं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए, पर्यावरण प्रदूषण के लिए हर तरीके से ये अनुकूल है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसको सुबह का तारा और संध्या का तारा भी कहा जाता है, कौन सा है ये, तो इसको शुक्र को कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भोर का तारा, संध्या का तारा, चमकीला ग्रह, है ना, ये सब कहा जाता है। सूर्य के सबसे निकट का ये ग्रह नहीं है, बुध सबसे निकट है, लेकिन भोर का तारा सूर्य का तारा कहा जाता है। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। पृथ्वी के जुड़वा बहन भी कहा जाता है इसको, समझ रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पौधे स्टार्च के रूप में भोजन का संचयन करते हैं, सही है। आलू का खाद्य योग भाग स्तंभ कंद होता है, ये भी सही है। गन्ने के पौधों में शर्करा का संचयन तने में होता है, ये भी सही है। जब आप गन्ना चूसते हैं ऐसे मुंह से, जब आप छील के उसको चूसते हैं तो देखिए तने में ही मिठास मिलती है। सभी पौधे नाइट्रोजन का उद्ग्रहण सीधे वायुमंडल से कर सकते हैं, सभी नहीं कर सकते। यहां पर ध्यान रखिएगा, जितने भी पल्सेस वाले पौधे हैं, दालों वाले पौधे हैं, वो करते हैं। अमोनिया और नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन का उद्ग्रहण ये करते हैं, सभी पौधे नहीं कर सकते। नींबू, गाजर, संतरा, मूली, कौन से इसमें विटामिन सी से समृद्ध है। नींबू खट्टा है, इसमें मिलेगा। संतरा खट्टा है, इसमें मिलेगा। आंवले में मिलेगा, है ना, टमाटर में मिलेगा। तो 1 और 3 हो जाएगा विटामिन सी।
है ना। मिर्चे में भी विटामिन सी सी करते हैं ना आप खा के, उसमें भी विटामिन सी होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक जो नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का ये रासायनिक नाम होता है। 100 से 500 के बीच 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं? मैथ के 3 4 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे रीजनिंग मैथ मिला के, तो ऐसी संख्याएं आप कैसे निकालेंगे? इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए हमें। कितनी संख्याएं हैं जो 1 से 500 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। अब फार्मूले से इसको लगाएंगे तो इसमें थोड़ा सा एक फार्मूला होता है, उसमें ऐसे निकालते हैं Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसमें पहली संख्या आप निकालेंगे तो पहली 13 से विभाजित होने वाली 13 है, और 500 के लास्ट में जो 500 के करीब की जो संख्या होगी कौन सी 494 आपकी निकलेगी, 13 से विभाजित होगी। फार्मूले में आप इसको रखेंगे तो टीएन का मतलब जो लास्ट नंबर विभाजित होगा तो 494 ये हो जाएगा, बराबर ए यानी कि 13 जो प्रारंभिक नंबर है, और प्लस एन माइनस वन, तो एन तो आपको निकालना ही है तो ये एन माइनस वन ही रखिए, और यहाँ पे डी भी ये 13 हो जाएगा। तो ये पहली संख्या विभाजित होने वाली और किससे विभाजित करना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे एन का मान यहाँ पे निकालेंगे एन की वैल्यू, तो एन माइनस वन इक्वल टू आएगा ये 481/3, 13, और ये फिर हो जाएगा, इसको आप जब कट करेंगे तो 37 आ जाएगा, इधर ये प्लस वन, तो ये 38 संख्या आ जाएगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए बी सी डी और ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं। ए और सी का योग 146 है, तो ई का मान कितना है? बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, जिनको मैथ रीजनिंग करने में दिक्कत होती है वो और पोर्शन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ए और प्लस सी यहां पर दिया हुआ है कितना, 146 दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि ई का मान कितना निकालना है, और ए बी सी डी ई 5 निरंतर ये विषम संख्याएं हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, और ए और सी का योग 146 है, ई का मान कितना है, तो अब ए प्लस सी इतना हो गया, अब 5 निरंतर ये संख्याएं हैं, तो ए बी सी डी ई इनका टोटल का आपको ऐसे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप? ई का मान आपको निकालना है, तो इसको आप a प्लस सी को 146 जान रहे हैं, अब इसका एक फार्मूला बनाइए। विषम संख्याएं हैं निरंतर, तो x और c की जगह पे, अगर ये इसको हम a को x मान लें तो c की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, तीसरी संख्या है ये, तो x प्लस 2 का अंतर होगा, तो यहाँ पे x प्लस 4 हो जाएगा, इतना बराबर 146 आ जाएगा। यहां से x का मान आप निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, ये 4 इधर जाएगा 142। बात समझ में आ रही है? तो x बराबर यहाँ पे इसका हाफ, तो 71 हो जाएगा, ठीक है। अब ई निकाल रहा है, तो ई 5, ये ए का मान आपने निकाल लिया, x बराबर 71। अब ये विषम संख्याएं निरंतर हैं, तो 2 2 का अंतर आएगा, तो 2 2 4 2 6 तो 8, x में 8 अगर आप जोड़ देंगे तो ये ई का मान निकल आएगा, मतलब आप ऐसे कर लीजिए, ई बराबर हो जाएगा x प्लस 8, तो 71 प्लस 8 तो 79, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? छोटे छोटे ये प्रश्न है, ऐसे निकालिए। यदि राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी? कितना बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इस समय 20 साल का है, 4 साल बाद कितने का होगा? अरे सिंपल सा 24 साल। कभी कभी बेवकूफ बनाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। आज आपकी आयु 25 साल है, तो 4 साल बाद आप 29 साल के हो जाएंगे ना। ऐसे आज अगर 20 साल का राम है तो 4 साल बाद 24 वर्ष का, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। शाम को 8 बजे मैराथन क्लास में ज्योग्राफी आज पूरी कवर होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसको जरूर देखें। बीच में जो वीडियोस आएंगे, करंट का एक पूरा कंपाइल करके मैं दिए दे रहा हूं, और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। पिछले पेपर्स के टेलीग्राम पे पीडीएफ दिए गए हैं, करंट अफेयर भी वहां पे दे दिया गया है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, और अगर कोई जानकारी चाहिए टेस्टली से संबंधित, पीसीएस, आरओ, इन सबसे 6307281212 पर मुझे कांटेक्ट करिए। हम लोग, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जीआईसी प्रवक्ता का एक और पेपर हम करने जा रहे हैं 2015 का। ये सब जो पहले पेपर हुए हैं, इन पेपर्स में वो स्तर आपको दिखेगा जैसा पेपर आपसे पूछा जाना है ना। जैसा पेपर आपसे पूछा जाना है वैसा स्तर दिखेगा। ये आयोग के द्वारा जो इस तरीके के
एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, ऐसी जो परीक्षाएं होती हैं उनका एक स्तर वो लेके चलते हैं, कभी कुछ क्वेश्चन सरल, कभी कुछ क्वेश्चन कठिन। तो ये 2015 का इसमें 2 पेपर मिलते हैं, तो उनमें से एक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत जो अपडेट करने लायक होगा उसको अपडेट करेंगे, नहीं तो ये पेपर है तो जो पेपर है वैसा ही हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। आप लोग इसको खूब ज्यादा शेयर करिएगा, जितने दिन बचे हैं इसमें मैं हर दिन एक पेपर, और मैराथन सेशन स्टार्ट हुआ है एचजी उसमें हम कर रहे हैं, उसके 2 सेशन हम करेंगे। कहने का मतलब एक शाम को 8 बजे हमने फिक्स किया है और एक अभी उसको शेड्यूल कर लेंगे आज ही दिन में किसी टाइम, तो जल्दी जल्दी आपके सारे सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है? अब ये बड़ा बेसिक प्रश्न है, ऐसा प्रश्न टेस्ट सीरीज में हमने किया होगा तो उसमें 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए होंगे। जैसे कुडानकुलम के बारे में बात ही कर रहे हैं, कुडानकुलम भारत में तमिलनाडु जो प्रदेश है वहां पर है, और परमाणु ऊर्जा निगम के द्वारा इसको डेवलप किया गया, और ये परमाणु शक्ति स्टेशन है। तो अब ये बड़ा सरल सा प्रश्न है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाए। बात समझ में आ रही है? मतलब ये बहुत ज्यादा सरल प्रश्न है, लेकिन कई बार गड़बड़ हो जाता है कई लोगों का, और कई लोगों का मतलब ये नहीं है कि उनकी तैयारी नहीं है, रिवीजन नहीं होता है। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अब ये भी बहुत ज्यादा सरल प्रश्न है, नाथुला दर्रा कहां पर है? तो असम में नहीं है ये। कंफ्यूजन यहाँ पे देखिए, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड तो लोग निकाल देंगे, अब कंफ्यूजन होगा आपका असम और सिक्किम में, तो असम में नहीं है, ये सिक्किम में स्थित है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। महान हिमालय जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय के अंतर्गत ये आता है, और दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का जो मार्ग है वो इससे बनता है। भारत और चीन के बीच में व्यापार जो है, ट्रेड, वो इसी से होता है। ये सिक्किम में स्थित है। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? चंपारण, मुर्शिदाबाद, अलीपुर, रांची। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र आप देखेंगे, इतिहास का ये प्रश्न है तो जनजातियों से संबंधित जो सुधार कार्यक्रम चले उसमें बिरसा मुंडा का योगदान बहुत था। ब्रिटिश सत्ता से दूर रखने के लिए इन्होंने जनजातियों को, कि उनसे सेपरेट रहे, उनमें गड़बड़ियां ना आ पाए, और बहुत सारे प्रयास इन्होंने किए। तो उसमें जैसे एक बेंगा देवता थे, तो बिरसा ने देवताओं की पूजा को छोड़ दिया, कहा कि नहीं ये नहीं, और कहा कि सिंह बोंगा की, एक ईश्वर उन्होंने बताया कि सिंह बोंगा की आप पूजा करिए, और ये खुद खुद को भी घोषित कर लिए थे कि हाँ हमारी ही पूजा करिए। तो इनका जो क्षेत्र था वो मुख्यतः रांची था। रांची में आप जाएंगे तो वहां पे सब बिरसा मुंडा के नाम से ही आपको मिलेगा, है ना। रांची से लेकर आगे उधर चले जाएंगे भागलपुर तक का क्षेत्र जो है ये मिलेगा। कोलिये विद्रोह लोगों से संबंधित था, कहाँ के लोगों से? छोटा नागपुर, गुजरात, बंगाल, असम, कहाँ के लोगों से संबंधित था? तो कोलिये जो विद्रोह है वो गुजरात के मुख्यतः लोगों से संबंधित था, और पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, ये गुजरात का जो एरिया है पश्चिमी घाट में, तो 1824 ईस्वी में कब हुआ था? 1824 ईस्वी में ये कोलिये लोग थे जिन्होंने विद्रोह किया, लेकिन अंग्रेजों ने इसका दमन कर दिया था बड़ी आसानी से। और फिर एक कोल विद्रोह अलग है, ये ध्यान रखना आप, अगर आपसे कोल पूछा जाएगा तो वो अलग है। कोल जो विद्रोह है वो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, और वो याद करिए बुद्धो भगत और गंगा नारायण, वो वाला था वो, तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र में हो जाएगा। लेकिन कोलिये पूछा जा रहा है तो ये गुजरात क्षेत्र में, जो पश्चिम घाट का एरिया है गुजरात क्षेत्र में, वहां पर हुआ था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, और इसके पहले कोई ऐसा नहीं था। तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी 1526 की बात है। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? याद करिए, बहुत बार पूछा गया है। ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के खिलाफ ये युद्ध हुआ था, बाबर और इनके बीच में। तो 1526 बाबर और ये इब्राहिम लोदी, ये दोनों लोग लड़े, और इसी में इब्राहिम लोदी जो है ये मारा गया था, और ये प्रथम सुल्तान था युद्ध स्थल में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का। फायान भारत आया था, कब आया था? तो ये 399 एडी में भारत आया था फायान, है ना। और 414 ईस्वी तक इसने यहाँ पर निवास किया था, लगभग ये 15-16 साल यहाँ पर रहा, और भारत का भ्रमण इसने किया था। धौली स्थित है, ये भी बढ़िया प्रश्न है। धौली जो है, ये धौली पहाड़ियां जानी जाती हैं, 3 छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, और वहां पर लेख मिले हुए हैं, एक श्रृंखला पर लेख खुदे मिले हैं। और ये प्रश्न वास्तव में आपको ज्योग्राफी का भी लग सकता है,
और ये वास्तव में पूछा यहाँ पर हिस्ट्री के अनुसार गया है। तो ये आपका उड़ीसा में तो स्थित है ही है, उड़ीसा में भी पूछ लिया जाए तो उड़ीसा में एक पड़ता है आपका पुरी डिस्ट्रिक्ट, तो पुरी डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। बात समझ में आई? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलबरूनी साथ आया, तो किसके साथ आया था अलबरूनी? गजनी के महमूद के साथ या फिर मोहम्मद गोरी के साथ, बाबर के साथ? तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जब महमूद गजनी आया था तो गजनी के महमूद के साथ अलबरूनी भी आया था, है ना। अलबरूनी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये एक फारसी लेखक था, विद्वान था, धर्म का ज्ञाता था। और उसके बाद में जब वो यहाँ आता है तो तहकीक ए हिंद की रचना भी करता है। तो तहकीक ए हिंद की जो रचना है ये अलबरूनी ने की थी, ठीक है। और ये पूछा जाता है, ये आपसे अक्सर ये रचना पूछ ली जाती है। जरा एक फेमस कृति जो अलबरूनी की पूछी जाती है, क्या इसी का दूसरा नाम है या क्या है? जरा उस कृति का नाम, उस रचना का नाम बताइएगा। बिजली का सबसे उत्तम चालक निम्नलिखित में से कौन है? साइंस का देखिए कितना सरल प्रश्न पूछा गया है। तो समुद्र का शुद्ध जल, समुद्री जल, सूखी लकड़ी या प्लास्टिक? तो बिजली का उत्तम चालक कौन होगा? जहां पर कुछ माध्यम ज्यादा होगा, समुद्री जल में खारापन होता है ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही बिजली का बहाव कहते हैं। बिजली कैसे चलती है? इलेक्ट्रॉन ही तो प्रवाहित होते हैं। तो समुद्री जल विद्युत का सबसे अच्छा इसमें सुचालक हो जाएगा। भाई सूखी लकड़ी और प्लास्टिक में तो वैसे भी नहीं होगा। अब शुद्ध जल और समुद्री जल में ही आपको देखिए क्वेश्चन करते कैसे हैं, दो को आप वैसे ही कट कर दीजिए। अब ये दो बचा तो समुद्री जल ज्यादा अनुकूल हो जाएगा शुद्ध जल की अपेक्षा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं, किस कारण से ये घटना हो पाती है? तो कमरे में सूर्य का प्रकाश क्या होता है? विखराव होता है ना, आगे से आता है, बिखर जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रकीर्णन कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं इसको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और जब सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एक माध्यम था फिर दूसरे माध्यम में आया, तो पहले माध्यम में जो उपस्थित कण होते हैं वायु और अन्य परमाणु प्रकाश के कुछ हिस्से को अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित प्रकाश की इस मात्रा को बाद में ये कण जो है स्कैटर करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं, बिखेरते हैं। तो कमरे में जो हमको मिलता है ये प्रकीर्णन के द्वारा मिलता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। कहां पर मिलेगा? जितनी भी कड़वी, तीखी, खट्टी चीजें होंगी वहां पर मिल जाएगा, है ना। जैसे संतरा, संतरे में आपको मिल जाएगा, मौसम्मी खाएंगे, नींबू खाएंगे, आंवला खाएंगे, है ना, टमाटर में आपको मिल जाएगा, अंकुरित अनाज में भी आपको ये मिल जाता है प्रचुर मात्रा में, ये आपको आंवले में मिल जाएगा। तो ये विटामिन सी जरूरी भी होता है, जैसे जुकाम वगैरह है, कोरोना काल में विटामिन सी की दवाइयां जिंक के साथ मिला के महंगी महंगी बेची गई, है ना। उसमें जिंक ऐड करके, पहले बड़ी सस्ती आती थी चूसने वाली च्यूइंग टेबलेट्स आती थी, उसको महंगी कर दिया गया। हाँ, एक क्वेश्चन अभी भी आप लोग हमसे पूछते हैं, व्हाट्सएप मुझे करते हैं, और उसमें पूछते हैं क्या टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन करेंगे तो कुछ फायदा मिलेगा? देखिए फायदा नुकसान ऐसे होता है कि आप रिवाइज करते हैं, उसी के बहाने आप पढ़ते हैं। बात इसमें ये नहीं होती है, मार्केट में बहुत मैटर है, लेकिन किस चीज के बहाने आप कितना पढ़ लेते हैं। तो आप अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फायदा क्यों नहीं मिलेगा? निश्चित मिलेगा। आप मेहनत करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा। आप पढ़ेंगे तो आप अभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, या 6307281212 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। यहाँ से आप मैसेज करके जानकारी ले लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, देख लेंगे। उसमें 40-40 क्वेश्चन के सेट है, आसानी से आप देख लेंगे। और इन सब का पीडीएफ हम आपको फ्री में दे देते हैं टेलीग्राम पे, तो उसको भी आप आसानी से रिवीजन करते रहिए। करंट का पीडीएफ हमने दे दिया है, कल का जो पेपर हमने कराया था उसका पीडीएफ आज दे देंगे, इसका फिर बाद में दे देंगे। टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, किसके द्वारा? तो सोनार जो होता है, सोनार नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। दिशा का निर्धारण करने, किधर जा रहे हैं, पानी के नीचे वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ढूंढने के लिए, ध्वनि तरंगों का उपयोग ये करती है। हाँ, ये पूछा जा सकता है सोनार में कैसी तरंगों का उपयोग होता है? तो ये ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स का उपयोग सोनार के अंतर्गत किया जाता है। सोनार निम्नलिखित में से किस एक को भारत में निदेशित कोर उद्योग में सम्मिलित नहीं किया जाता है? इसको नहीं किया जाता है, तो ये कोर इंडस्ट्री जो है उसमें नहीं होती है। तो जैसे सीमेंट है, स्टील है, कोयला है, ये कोर इंडस्ट्री में है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर उद्योग है ये कोर इंडस्ट्री में नहीं होता है। कोर उद्योग
अर्थव्यवस्था के आधारभूत होते हैं। भारत में कितने हैं? 8 कोर उद्योग हैं, याद करिए, 8 कोर उद्योग हैं। यूपीएससी ने भी इस पे प्रश्न पूछा है, और ये तो एग्जाम है, देखिए इसमें प्रश्न उतना भारी नहीं पूछा है, लेकिन पूछा है कौन सा शामिल नहीं है। तो कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, ऐसे स्टील, पेट्रोलियम, विद्युत ऊर्जा, जो विद्युत उत्पादन है, और उर्वरक, सीमेंट, ये सब 8 जो है ये निर्देशित कोर उद्योग हैं। इसमें सॉफ्टवेयर उद्योग नहीं आता है। श्रमेव जयते कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके नाम से जुड़ा हुआ है? श्रमेव जयते, तो श्रमेव जयते कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से ये जुड़ा हुआ है, और नाम ही है इसका श्रमेव जयते कार्यक्रम। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, और 16 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। ये डेट अभी भी आपसे पूछी जा सकती है कि कब लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शुभारंभ किया था जब मोदी गवर्नमेंट शुरू में बनी थी, पहली वाली, उस समय। तो श्रमेव जयते को इन्होंने बताया था राष्ट्र निर्माण करेगा, राष्ट्र के विकास में भाग लेगा। अब देखिए कितना हो पाया, ये तो सबको पता है। 2014 में भारत की विदेशी ऋण का सबसे बड़ा अवयव था 2014 में, यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं एक्सटर्नल डेप्थ के, उसमें हाईएस्ट शेयर किसका है, सबसे ज्यादा? तो 2014 में विदेशी ऋण का सबसे बड़ा अवयव विदेशी वाणिज्यिक उधारी था। और अभी इस समय क्या है? अभी भी तो यही है। अगर कुछ दूसरा है तो जरा बताइए हमको, है ना? जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स होती है वही था। और अब ये जो है ये गैर निवासी उधारकर्ताओं द्वारा ये प्रदान किया गया एक ऋण होता है, और इसका उपयोग शेयर बाजार और जैसे ये रियल इस्टेट है, बेटिंग है, इन सब में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अगर कोई आपके पास डेटा अपडेट है, मान लो आपको लग रहा है नहीं है, तो जरा कमेंट करके बता दिया कीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ये अभी भी यही होगा। किस देश में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस वर्ष ईद के दिन 115 लोगों को मार डाला? तो उस समय का ये करंट अफेयर था। इस्लामिक स्टेट हमेशा चर्चा में किसी न किसी कारण से बना रहता है। नाइजीरिया में घटना हुई थी, ऐसे काट के डाल दिया था, सबको ऐसे मार दिया था, खुलेआम पब्लिक वीडियो इसका जारी किया गया था। ये लोग बड़े नालायक हैं, है ना? और इराक और सीरिया में एक ये, अच्छा आपसे पूछ लिया जाए ये शिया है कि सुन्नी है, तो ये जिहादी सुन्नी है। क्या है? ये सुन्नी लोगों के द्वारा बनाया गया संगठन है, और इब्राहिम अब्द अल बद्री इसने शुरू किया था, इसका मुखिया है इब्राहिम अब्द अल बद्री। और अलकायदा से इसका मतलब शुरुआती दौर में देखा जाए तो समर्थन बात पहले किया था, बाद में अलकायदा से ये अलग हो गया था, है ना? और बहुत मतलब इनके पास फंडिंग भी काफी अच्छी होती है, जो चाहते हैं कर डालते हैं ये नालायक। हाल ही में निम्न में से किसने टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट का रिकॉर्ड बनाया है? और ये उस समय का रिकॉर्ड है, जेम्स एंडरसन ने बनाया था, और ये 400 विकेट लेने का इंग्लैंड के ये है। तो आपसे अभी के जो प्रश्न होते हैं उसमें पूछा जाता है ये खिलाड़ी कहाँ के हैं, तो ये भी तैयार करिए, किसने बनाया और कहाँ के खिलाड़ी हैं। और एक चीज और तैयार किया कीजिए कि एक तो किसने बनाया, कहाँ के खिलाड़ी हैं, और दूसरा मैच कौन सा था, कौन से मैच में बनाया था, तो ये भी पढ़ लिया कीजिए। किस शहर ने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए केंद्र सरकार को अपना नामांकन सर्वप्रथम भेजा था? तो अब तो ये स्टैटिक जीके हो गया, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, अभी भी पूछा जा सकता है। कौन सा शहर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में भारत के 476 शहरों में स्वच्छ भारत रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा? अब ये जो प्रश्न है, अब उस समय तो ये मैसूर था, लेकिन 2019 से आपने देखा होगा कि लगातार इंदौर जो है इसमें हर बार प्रथम स्थान पे आता है। मतलब इंदौर को आप देखेंगे तो हर बार आता है। अब ये जो रैंकिंग है, अब इसमें अब की बार पूछा जाएगा तो इंदौर हो जाएगा। यहाँ पे खैर इंदौर दिया ही नहीं है, 2021 में इंदौर है, और इंदौर को इसी के अंतर्गत एक वाटर प्लस का मैंने डिस्कशन किया था करंट अफेयर के अंतर्गत, तो वाटर प्लस सिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ इंडिया भी घोषित किया गया है। तो अभी क्वेश्चन को ऐसे अपडेट रखिए, जो क्वेश्चन पुराने पूछे जाते हैं, कुछ निश्चित प्रश्न होते हैं तो उस तरीके के फिर से पूछे जाते हैं। करंट अफेयर ऐसे ही हम तैयार करवाते हैं तो उससे फायदा मिलता है आपको, ठीक है? तो उस समय का जो भी था इसको मत याद करिए। अभी इंदौर, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की प्रथम जिम्मेदारी किसकी बनती है? और ये जिम्मेदारी, जो प्रथम जिम्मेदारी है, ये बनती है संसद की। संसद में प्रस्तुत होगी रिपोर्ट, और जब रिपोर्ट वहां पर प्रस्तुत होगी तो फिर उस पर कार्रवाई संसद जैसा भी करेगा। और अनुच्छेद 148 में महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक है। महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक संघ और राज्यों को किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के खातों के संबंध में जो भी
जानकारियां हैं, शक्तियां हैं, तो कैसे उसका प्रयोग करेगा, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कैग का पद बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ये ध्यान रखिएगा। और कैग के बारे में हमने बताया था कि हमारे जो कैग हैं, तो कैग अभी एशियन एक संघ है इसी से रिलेटेड, तो उसके उसकी भी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो जरा उसको कमेंट करके बताइएगा, करंट पढ़ रहे हैं कि नहीं, पीडीएफ पे आप बस लेके उसको रख देते हैं, पीडीएफ को रिवीजन करिए बार बार। भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व क्या होता है? तो परिवार, स्वतंत्र प्रेस, न्यायिक निर्णय और शिक्षा संस्थाएं। तो मुख्य तत्व अगर आपसे पूछा जाए तो ये वास्तव में इंडिपेंडेंट प्रेस होता है, लेकिन आजकल प्रेस भी बहुत, मतलब जो आपके सामने है वो सब चीजें बहुत बदली हुई है। निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इसके अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर खैर उनका नाम नहीं दिया हुआ है, सच्चिदानंद सिन्हा का। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे वो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अगले ही दिन अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। 11 दिसंबर 1946 को ये राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो ये अस्थायी थे, यहाँ पे खैर ऐसा कोई विवाद ही नहीं है। भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो राज्यसभा जो है वो क्या है? राज्य विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा ना, नाम ही उसका राज्यसभा है। 6 साल का कार्यकाल इसका होता है, और विघटित कभी नहीं होती है। सभापति इसके उपराष्ट्रपति होते हैं। तो 3 प्रश्न ये आपके और तैयार हो गए। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो इसमें कौन था जो उपराष्ट्रपति नहीं रहा? तो फखरुद्दीन अली अहमद, बीबी गिरी तो थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी थे। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित नहीं हुए, और ये सीधे 1974 की बात है, ये प्रेसिडेंट बन गए थे। तो ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा था जो प्रेसिडेंट रहा लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कभी नहीं रहा, उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहा। ठीक है, चलिए। अगर आपको स्पीड कम लगा करे तो आप बढ़ा लिया कीजिए, जहां पे तेज लगा करे धीमी कर लिया कीजिए। यूट्यूब महोदय ने ये सब फंक्शन दे रखा है। हीरे के लिए किम्बरले खान कहां पर अवस्थित है? डेनमार्क, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कहां पर है? तो दो चीजें यहाँ पे, एक तो किम्बरले खान है किसके लिए? तो ये हीरे के लिए है, और ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ती है। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। और ये दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खानों में से है, सबसे बड़ी है भी ये। और इसको बिग होल के नाम से भी जाना जाता है, इसी को बिग होल कहते हैं। करंट अफेयर में भी इसके बारे में हमने चर्चा की थी, एक हीरा खोजा गया था तब। ठीक है, और देखिए करंट में जो हमने किया है उसके सहारे बहुत सारे जीएस तैयार हुए, उनके वीडियो देखिए आप। 8 वीडियोस पड़े हैं, टाइम निकाल के उसको देख लीजिए। 15-15 मिनट के वीडियो, छोटे छोटे वीडियो है, 12 मिनट, 15 मिनट, 16 मिनट। तो उसको देख लीजिए और शेयर करिए इसको खूब। अगर आप कार्यक्रम चलवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसे चले, तो इसको आप शेयर करते रहिए, जैसे टीम हमारी काम करते रहे। यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? अब भूगोल का प्रश्न देखिए कैसा पूछा गया। तो एक नदी यहाँ पर है डेन्यूब। डेन्यूब वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है, स्लोवाकिया में ब्रतिस्लावा पड़ता है, हंगरी में बुडापेस्ट है, और सर्बिया में बेलग्रेड। तो यहां से गुजरती है। ये नदी कौन सी है? डेन्यूब। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये यूरोपीय संघ में देखेंगे तो ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से ये निकलती है, और फिर जाके काला सागर में गिर जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में, ब्लैक सी में ये जाके गिर जाती है। यूरोप के निम्नलिखित देशों में से कौन खाद्यान्न उत्पादन आत्मनिर्भर है? अब यूरोप के देश की बड़ी चिंता है, पेपर में देखिए बार बार यूरोप पूछा जा रहा है। होता क्या है, एक टॉपिक उठाया इन्होंने और बना दिया, दोनों पेपर सेलेक्ट, दोनों क्वेश्चन मान लो सेलेक्ट हो गए, 3 क्वेश्चन बनाए, तीनों सेलेक्ट हो गए। तो एक ही जगह से देखिए यूरोप महाद्वीप से पूछ लिए गए। तो यूरोप में जो फ्रांस है वो आत्मनिर्भर है खाद्यान्न के तौर पे। और फ्रांस यूरोप का देश ऐसा है जो कि आत्मनिर्भर है, बाकी लोगों को इधर उधर से व्यवस्था करनी पड़ती है। 12 जनवरी 1980 को शनिवार था। 12 जनवरी 1979 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कभी कभी 3, कभी कभी 5 ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको जो पूछे जाते हैं बड़े सरल होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, कठिन नहीं होते हैं। तो वर्ष, अब यहाँ पर आप जब देखेंगे तो 12 जनवरी 1980 दिया है, तो पहले आप 79 में देखिए, क्या 79 जो है लीप ईयर तो नहीं है? तो ये सामान्य ईयर है, 4 से नहीं कट रहा है ना, और एक विषम दिन है, इसमें सामान्य सा वर्ष है। फिर आप निकालिए 12 जनवरी 1980 का दिन 12 जनवरी 1979 के दिन से
एक दिन आगे आएगा तो आप निकाल लीजिए। यानी कि यहाँ पर अगर शनिवार था 12 जनवरी 1980 को, तो 12 जनवरी 1979 को कौन सा होगा? सामान्य सा है तो एक दिन पीछे हो जाएगा, यही फार्मूला होता है। तो शुक्रवार हो जाएगा। लीप ईयर होता तब तब क्या होता? तो एक दिन पीछे नहीं होता, ऐसा होता ना भाई। अगर ये लीप ईयर होता तो एक दिन वो पीछे काहे होता, एक दिन वो बराबर ही बढ़ जाता। तो लीप ईयर के बारे में बस ध्यान देना है। किसी दौड़ में 5 लड़कों ने भाग लिया। प्रवीर ने अपनी दौड़ मोहित से पहले लेकिन मिहिर के बाद पूरी की। तो ये सिंपल सा ऐसा कर लीजिए कि प्रवीर ने अपनी दौड़ मोहित से पहले, तो प्रवीर को यहां रखिए, प्रवीर, ये प्रवीर है, और अपनी दौड़ मोहित से पहले पूरी की है तो मोहित को यहां पर पीछे कर दीजिए। लेकिन मिहिर के बाद पूरी की तो मिहिर को यहां पर आगे कर दीजिए। सुरेश ने अपनी दौड़ संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद पूरी की तो यहां पर हो जाएंगे सुरेश, सुरेश, सुरेश ने अपनी दौड़ संचित से पहले पूरी की लेकिन मोहित के बाद, तो यहाँ पे संचित हो जाएंगे। ये दौड़ किसने जीता? तो जाहिर सी बात है ये दौड़ जो है ये मिहिर जीता है। दौड़ किसने जीता? मिहिर जीता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अभी ऐसे लंबाई का क्रम पूछा जाता, ऊपर नीचे करके ऐसे यही सेट कर लीजिए, सबसे जो पहले होगा सबसे ऊंचा हो जाएगा, जो सबसे नीचे नीचा हो जाएगा। सबसे अंत में किसने पूरी की? तो संचित हो जाता। इस तरीके से लगाइए, सरल सा प्रश्न है। 40 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में समीर का स्थान ऊपर से 12वां है और आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है ना? तो कुल 40 विद्यार्थी हैं तो नीचे नीचे से आलोक का स्थान निकालना है। ठीक है, तो 12 नंबर पे ये समीर आपका हो गया और ये 20 नंबर पर आपका, यहाँ पर देखिए 8 स्थान क्योंकि नीचे है तो 20 नंबर पर आपका ये आलोक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये समीर हो गया 12 नंबर पे, 8 स्थान नीचे है तो 20 नंबर ये। तो अब आलोक का स्थान पीछे से पूछा जा रहा है तो क्या होगा? 40 माइनस 20 घटा दीजिए, लेकिन स्थान जब निकालते हैं तो एक जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 21वां स्थान हो जाएगा। तो पीछे से नीचे से स्थान देखेंगे तो 21वां हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं और शेयर करें इसको मैक्सिमम। कोई क्वेश्चन आपको अगर ऐसा लग रहा है डाउटफुल है तो उसको भी आप बता सकते हैं, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं और वो क्वेश्चन बड़े अच्छे तैयार भी हो जाते हैं। और 6307281212 हमारा नंबर है। जो भी जानकारी आपको चाहिए, पीसीएस आरओ यारो सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है। ऐसे ही हम पीसीएस के लिए बिल्कुल अभियान चलाएंगे और पास करा के ही दम लेंगे। तो ऐसे ही आप तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। मैक्सिमम इसको शेयर कीजिएगा, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू सो मच। 8 बजे मैराथन क्लास होगी, दिन में एक और मैराथन क्लास आएगी, उसमें हम टाइम डिसाइड कर लेंगे तो दिन में रोज आएगी। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जीआईसी प्रवक्ता का एक और पेपर हम करने जा रहे हैं 2015 का। ये सब जो पहले पेपर हुए हैं इन पेपर्स में वो स्तर आपको दिखेगा जैसा पेपर आपसे पूछा जाना है ना? जैसा पेपर आपसे पूछा जाना है वैसा स्तर दिखेगा। ये आयोग के द्वारा जो इस तरीके के एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, ऐसी जो परीक्षाएं होती हैं उनका एक स्तर वो लेके चलते हैं। कभी कुछ क्वेश्चन सरल, कभी कुछ क्वेश्चन कठिन। तो ये 2015 का, इसमें 2 पेपर मिलते हैं तो उनमें से एक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। कुछ थोड़ा बहुत जो अपडेट करने लायक होगा उसको अपडेट करेंगे, नहीं तो ये पेपर है तो जो पेपर है वैसा ही हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। आप लोग इसको खूब ज्यादा शेयर करिएगा। जितने दिन बचे हैं इसमें मैं हर दिन एक पेपर, और मैराथन सेशन स्टार्ट हुआ है एचजी, उसमें हम कर रहे हैं। उसके 2 सेशन हम करेंगे। कहने का मतलब एक शाम को 8 बजे हमने फिक्स किया है और एक अभी उसको शेड्यूल कर लेंगे आज ही दिन में किसी टाइम। तो जल्दी जल्दी आपके सारे सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है? अब ये बड़ा बेसिक प्रश्न है। ऐसा प्रश्न टेस्ट सीरीज में हमने किया होगा तो उसमें 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए होंगे। जैसे कुडानकुलम के बारे में बात ही कर रहे हैं। कुडानकुलम भारत में तमिलनाडु जो प्रदेश है वहां पर है और परमाणु ऊर्जा निगम के द्वारा इसको डेवलप किया गया और ये परमाणु शक्ति स्टेशन है। तो अब ये बड़ा सरल सा प्रश्न है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाए। बात समझ में आ रही है? मतलब ये बहुत ज्यादा सरल प्रश्न है, लेकिन कई बार गड़बड़ हो जाता है कई लोगों का। और कई लोगों का मतलब ये नहीं है कि उनकी तैयारी नहीं है, रिवीजन नहीं होता है। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अब ये भी बहुत ज्यादा सरल प्रश्न है। नाथुला दर्रा कहां पर है? तो असम में नहीं है ये। कंफ्यूजन यहाँ पे देखिए, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड तो लोग निकाल देंगे। अब कंफ्यूजन होगा आपका असम और सिक्किम में, तो असम में नहीं है, ये सिक्किम में स्थित है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। महान हिमालय जो ग्रेट हिमालय है
ग्रेट हिमालय के अंतर्गत ये आता है और दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का जो मार्ग है वो इससे बनता है। भारत और चीन के बीच में व्यापार जो है, ट्रेड, वो इसी से होता है। तो ये सिक्किम में स्थित है। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? चंपारण, मुर्शिदाबाद, अलीपुर, रांची। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र, आप देखेंगे इतिहास का ये प्रश्न है तो जनजातियों से संबंधित जो सुधार कार्यक्रम चले उसमें बिरसा मुंडा का योगदान बहुत था। ब्रिटिश सत्ता से दूर रखने के लिए इन्होंने जनजातियों को कि उनसे सेपरेट रहे, उनमें गड़बड़ियां ना आ पाए, और बहुत सारे प्रयास इन्होंने किए। तो उसमें जैसे एक बेंगा देवता थे, तो बिरसा ने देवताओं की पूजा को छोड़ दिया, कहा कि नहीं ये नहीं, और कहा कि सिंह बोंगा की, एक ईश्वर उन्होंने बताया कि सिंह बोंगा की आप पूजा करिए, और ये खुद खुद को भी घोषित कर लिए थे कि हाँ हमारी ही पूजा करिए। तो इनका जो क्षेत्र था वो मुख्यतः रांची था। रांची में आप जाएंगे तो वहां पे सब बिरसा मुंडा के नाम से ही आपको मिलेगा, है ना। रांची से लेकर आगे उधर चले जाएंगे भागलपुर तक का क्षेत्र जो है ये मिलेगा। कोलिये विद्रोह लोगों से संबंधित था, कहाँ के लोगों से? छोटा नागपुर, गुजरात, बंगाल, असम, कहाँ के लोगों से संबंधित था? तो कोलिये जो विद्रोह है वो गुजरात के मुख्यतः लोगों से संबंधित था, और पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, ये गुजरात का जो एरिया है पश्चिमी घाट में, तो 1824 ईस्वी में कब हुआ था? 1824 ईस्वी में ये कोलिये लोग थे जिन्होंने विद्रोह किया, लेकिन अंग्रेजों ने इसका दमन कर दिया था बड़ी आसानी से। और फिर एक कोल विद्रोह अलग है, ये ध्यान रखना आप, अगर आपसे कोल पूछा जाएगा तो वो अलग है। कोल जो विद्रोह है वो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, और वो याद करिए बुद्धो भगत और गंगा नारायण, वो वाला था वो। तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र में हो जाएगा। लेकिन कोलिये पूछा जा रहा है तो ये गुजरात क्षेत्र में, जो पश्चिम घाट का एरिया है गुजरात क्षेत्र में, वहां पर हुआ था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, और इसके पहले कोई ऐसा नहीं था। तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी 1526 की बात है। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? याद करिए, बहुत बार पूछा गया है। ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के खिलाफ ये युद्ध हुआ था, बाबर और इनके बीच में। तो 1526 बाबर और ये इब्राहिम लोदी, ये दोनों लोग लड़े, और इसी में इब्राहिम लोदी जो है ये मारा गया था, और ये प्रथम सुल्तान था युद्ध स्थल में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का। फायान भारत आया था, कब आया था? तो ये 399 एडी में भारत आया था फायान, है ना। और 414 ईस्वी तक इसने यहाँ पर निवास किया था। लगभग ये 15-16 साल यहाँ पर रहा, और भारत का भ्रमण इसने किया था। धौली स्थित है, ये भी बढ़िया प्रश्न है। धौली जो है, ये धौली पहाड़ियां जानी जाती हैं, 3 छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, और वहां पर लेख मिले हुए हैं, एक श्रृंखला पर लेख खुदे मिले हैं। और ये प्रश्न वास्तव में आपको ज्योग्राफी का भी लग सकता है, और ये वास्तव में पूछा यहाँ पर हिस्ट्री के अनुसार गया है। तो ये आपका उड़ीसा में तो स्थित है ही है, उड़ीसा में भी पूछ लिया जाए तो उड़ीसा में एक पड़ता है आपका पुरी डिस्ट्रिक्ट, तो पुरी डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। बात समझ में आई? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलबरूनी साथ आया, तो किसके साथ आया था अलबरूनी? गजनी के महमूद के साथ, या फिर मोहम्मद गोरी के साथ, बाबर के साथ? तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जब महमूद गजनी आया था तो गजनी के महमूद के साथ अलबरूनी भी आया था, है ना। अलबरूनी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए कि एक फारसी लेखक था, विद्वान था, धर्म का ज्ञाता था, और उसके बाद में जब वो यहाँ आता है तो तहकीक ए हिंद की रचना भी करता है। तो तहकीक ए हिंद की जो रचना है ये अलबरूनी ने की थी, ठीक है। और ये पूछा जाता है, ये आपसे अक्सर ये रचना पूछ ली जाती है। जरा एक फेमस कृति जो अलबरूनी की पूछी जाती है, क्या इसी का दूसरा नाम है या क्या है? जरा उस कृति का नाम, उस रचना का नाम बताइएगा। बिजली का सबसे उत्तम चालक निम्नलिखित में से कौन है? साइंस का देखिए कितना सरल प्रश्न पूछा गया है। तो समुद्र का शुद्ध जल, समुद्री जल, सूखी लकड़ी या प्लास्टिक? तो बिजली का उत्तम चालक कौन होगा? जहां पर कुछ माध्यम ज्यादा होगा, समुद्री जल में खारापन होता है ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही बिजली का बहाव कहते हैं। बिजली कैसे चलती है? इलेक्ट्रॉन ही तो प्रवाहित होते हैं। तो समुद्री जल विद्युत का सबसे अच्छा इसमें सुचालक हो जाएगा। भाई सूखी लकड़ी और प्लास्टिक में तो वैसे भी नहीं होगा। अब शुद्ध जल और समुद्री जल में ही आपको देखिए क्वेश्चन करते कैसे हैं, दो को आप वैसे ही कट कर दीजिए।
अब ये दो बचा तो समुद्री जल ज्यादा अनुकूल हो जाएगा शुद्ध जल की अपेक्षा, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं, किस कारण से ये घटना हो पाती है? तो कमरे में सूर्य का प्रकाश क्या होता है, विखराव होता है ना, आगे से आता है बिखर जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं इसको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और जब सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एक माध्यम था फिर दूसरे माध्यम में आया, तो पहले माध्यम में जो उपस्थित कण होते हैं वायु और अन्य परमाणु प्रकाश के कुछ हिस्से को अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित प्रकाश की इस मात्रा को बाद में ये कण जो है स्कैटर करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं, बिखेरते हैं। तो कमरे में जो हमको मिलता है ये प्रकीर्णन के द्वारा मिलता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। कहां पर मिलेगा? जितनी भी कड़वी तीखी खट्टी चीजें होंगी वहां पर मिल जाएगा, है ना। जैसे संतरा, संतरे में आपको मिल जाएगा, मौसम्मी खाएंगे, नींबू खाएंगे, आंवला खाएंगे, है ना, टमाटर में आपको मिल जाएगा, अंकुरित अनाज में भी आपको ये मिल जाता है प्रचुर मात्रा में, ये आपको आंवले में मिल जाएगा। तो ये विटामिन सी जरूरी भी होता है, जैसे जुकाम वगैरह है, कोरोना काल में विटामिन सी की दवाइयां जिंक के साथ मिला के महंगी महंगी बेची गई, है ना। उसमें जिंक ऐड करके, पहले बड़ी सस्ती आती थी चूसने वाली च्यूइंग टेबलेट्स आती थी, उसको महंगी कर दिया गया। हाँ, एक क्वेश्चन अभी भी आप लोग हमसे पूछते हैं, व्हाट्सएप मुझे करते हैं, और उसमें पूछते हैं क्या टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन करेंगे तो कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, फायदा नुकसान ऐसे होता है कि आप रिवाइज करते हैं, उसी के बहाने आप पढ़ते हैं। बात इसमें ये नहीं होती है, मार्केट में बहुत मैटर है, लेकिन किस चीज के बहाने आप कितना पढ़ लेते हैं। तो आप अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और फायदा क्यों नहीं मिलेगा? निश्चित मिलेगा। आप मेहनत करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा, आप पढ़ेंगे तो आप अभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, या 6307281212 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ से आप मैसेज करके जानकारी ले लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, देख लेंगे। उसमें 40-40 क्वेश्चन के सेट है, आसानी से आप देख लेंगे। और इन सब का पीडीएफ हम आपको फ्री में दे देते हैं टेलीग्राम पे, तो उसको भी आप आसानी से रिवीजन करते रहिए। करंट का पीडीएफ हमने दे दिया है, कल का जो पेपर हमने कराया था उसका पीडीएफ आज दे देंगे, इसका फिर बाद में दे देंगे। टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, किसके द्वारा? तो सोनार जो होता है, सोनार नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, दिशा का निर्धारण करने, किधर जा रहे हैं, पानी के नीचे वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ढूंढने के लिए, ध्वनि तरंगों का उपयोग ये करती है। हाँ, ये पूछा जा सकता है सोनार में कैसी तरंगों का उपयोग होता है, तो ये ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स का उपयोग सोनार के अंतर्गत किया जाता है। सोनार निम्नलिखित में से किस एक को भारत में निदेशित कोर उद्योग में सम्मिलित नहीं किया जाता है? इसको नहीं किया जाता है, तो ये कोर इंडस्ट्री जो है उसमें नहीं होती है। तो जैसे सीमेंट है, स्टील है, कोयला है, ये कोर इंडस्ट्री में है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर उद्योग है ये कोर इंडस्ट्री में नहीं होता है। कोर उद्योग अर्थव्यवस्था के आधारभूत होते हैं। भारत में कितने हैं? 8 कोर उद्योग है, याद करिए, 8 कोर उद्योग है। यूपीएससी ने भी इस पे प्रश्न पूछा है, और ये तो एग्जाम है, देखिए इसमें प्रश्न उतना भारी नहीं पूछा है, लेकिन पूछा है कौन सा शामिल नहीं है। तो कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, ऐसे स्टील, पेट्रोलियम, विद्युत ऊर्जा, जो विद्युत उत्पादन है, और उर्वरक, सीमेंट, ये सब 8 जो है ये निदेशित कोर उद्योग है, इसमें सॉफ्टवेयर उद्योग नहीं आता है। श्रमेव जयते कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके नाम से जुड़ा हुआ है? श्रमेव जयते, तो श्रमेव जयते कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से ये जुड़ा हुआ है, और नाम ही है इसका श्रमेव जयते कार्यक्रम, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। और 16 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। ये डेट अभी भी आपसे पूछी जा सकती है कि कब लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शुभारंभ किया था जब मोदी गवर्नमेंट शुरू में बनी थी, पहली वाली, उस समय। तो श्रमेव जयते को इन्होंने बताया था राष्ट्र निर्माण करेगा, राष्ट्र के विकास में भाग लेगा। अब देखिए कितना हो पाया ये तो सबको पता है। 2014 में भारत की विदेशी ऋण का सबसे बड़ा अवयव था 2014 में, यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं एक्सटर्नल डेप्थ के, उसमें हाईएस्ट शेयर किसका है, सबसे ज्यादा? तो 2014 में विदेशी ऋण का सबसे बड़ा अवयव विदेशी वाणिज्यिक उधारी था। और अभी इस समय क्या है? अभी भी तो यही है। अगर कुछ दूसरा है तो जरा बताइए हमको, है ना। जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स होती है वही था। और अब ये जो है ये गैर निवासी उधारकर्ताओं द्वारा ये प्रदान किया गया एक ऋण होता है, और इसका उपयोग शेयर बाजार,
और जैसे ये रियल इस्टेट है, बेटिंग है, इन सब में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अगर कोई आपके पास डेटा अपडेट है, मान लो आपको लग रहा है नहीं है, तो जरा कमेंट करके बता दिया कीजिए। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ये अभी भी यही होगा। किस देश में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस वर्ष ईद के दिन 115 लोगों को मार डाला? तो उस समय का ये करंट अफेयर था। इस्लामिक स्टेट हमेशा चर्चा में किसी न किसी कारण से बना रहता है। नाइजीरिया में घटना हुई थी, ऐसे काट के डाल दिया था, सबको ऐसे मार दिया था, खुलेआम पब्लिक वीडियो इसका जारी किया गया था। ये लोग बड़े नालायक हैं, है ना। और इराक और सीरिया में एक ये, अच्छा आपसे पूछ लिया जाए ये शिया है कि सुन्नी है, तो ये जिहादी सुन्नी है। क्या है? ये सुन्नी लोगों के द्वारा बनाया गया संगठन है। और इब्राहिम अब्द अल बद्री इसने शुरू किया था, इसका मुखिया है इब्राहिम अब्द अल बद्री। और अलकायदा से इसका मतलब शुरुआती दौर में देखा जाए तो समर्थन बात पहले किया था, बाद में अलकायदा से ये अलग हो गया था, है ना। और बहुत मतलब इनके पास फंडिंग भी काफी अच्छी होती है, जो चाहते हैं कर डालते हैं ये नालायक। हाल ही में निम्न में से किसने टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट का रिकॉर्ड बनाया है? और ये उस समय का रिकॉर्ड है, जेम्स एंडरसन ने बनाया था। और ये 400 विकेट लेने का इंग्लैंड के ये है। तो आपसे अभी के जो प्रश्न होते हैं उसमें पूछा जाता है ये खिलाड़ी कहाँ के हैं, तो ये भी तैयार करिए, किसने बनाया और कहाँ के खिलाड़ी हैं। और एक चीज और तैयार किया कीजिए कि एक तो किसने बनाया, कहाँ के खिलाड़ी हैं, और दूसरा मैच कौन सा था, कौन से मैच में बनाया था, तो ये भी पढ़ लिया कीजिए। किस शहर ने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए केंद्र सरकार को अपना नामांकन सर्वप्रथम भेजा था? तो अब तो ये स्टेटिक जीके हो गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, अभी भी पूछा जा सकता है। कौन सा शहर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में भारत के 476 शहरों में स्वच्छ भारत रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा? अब ये जो प्रश्न है, अब उस समय तो ये मैसूर था, लेकिन 2019 से आपने देखा होगा कि लगातार इंदौर जो है इसमें हर बार प्रथम स्थान पे आता है। मतलब इंदौर को आप देखेंगे तो हर बार आता है। अब ये जो रैंकिंग है, अब इसमें अब की बार पूछा जाएगा तो इंदौर हो जाएगा। यहाँ पे खैर इंदौर दिया ही नहीं है, 2021 में इंदौर है। और इंदौर को इसी के अंतर्गत एक वाटर प्लस का मैंने डिस्कशन किया था करंट अफेयर के अंतर्गत, तो वाटर प्लस सिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ इंडिया भी घोषित किया गया है। तो अभी क्वेश्चन को ऐसे अपडेट रखिए, जो क्वेश्चन पुराने पूछे जाते हैं, कुछ निश्चित प्रश्न होते हैं तो उस तरीके के फिर से पूछे जाते हैं। करंट अफेयर ऐसे ही हम तैयार करवाते हैं तो उससे फायदा मिलता है आपको, ठीक है। तो उस समय का जो भी था इसको मत याद करिए। अभी इंदौर, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की प्रथम जिम्मेदारी किसकी बनती है? और ये जिम्मेदारी, जो प्रथम जिम्मेदारी है, ये बनती है संसद की। संसद में प्रस्तुत होगी रिपोर्ट, और जब रिपोर्ट वहां पर प्रस्तुत होगी तो फिर उस पर कार्रवाई संसद जैसा भी करेगा। और अनुच्छेद 148 में महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक है। महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक संघ और राज्यों को किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के खातों के संबंध में जो भी जानकारियां हैं, शक्तियां हैं, तो कैसे उसका प्रयोग करेगा, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कैग का पद बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ये ध्यान रखिएगा। और कैग के बारे में हमने बताया था कि हमारे जो कैग हैं, तो कैग अभी एशियन एक संघ है इसी से रिलेटेड, तो उसके उसकी भी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो जरा उसको कमेंट करके बताइएगा, करंट पढ़ रहे हैं कि नहीं। पीडीएफ पे आप बस लेके उसको रख देते हैं, पीडीएफ को रिवीजन करिए बार बार। भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व क्या होता है? तो परिवार, स्वतंत्र प्रेस, न्यायिक निर्णय और शिक्षा संस्थाएं। तो मुख्य तत्व अगर आपसे पूछा जाए तो ये वास्तव में इंडिपेंडेंट प्रेस होता है, लेकिन आजकल प्रेस भी बहुत मतलब जो आपके सामने है वो सब चीजें बहुत बदली हुई है। निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। और ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इसके अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर खैर उनका नाम नहीं दिया हुआ है, सच्चिदानंद सिन्हा का। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे वो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अगले ही दिन अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। 11 दिसंबर 1946 को ये राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो ये अस्थायी थे, यहाँ पे खैर ऐसा कोई विवाद ही नहीं है। भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो राज्यसभा जो है वो क्या है? राज्य विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा ना, नाम ही उसका राज्यसभा है।
6 साल का कार्यकाल इसका होता है और विघटित कभी नहीं होती है। सभापति इसके उपराष्ट्रपति होते हैं। तो 3 प्रश्न ये आपके और तैयार हो गए। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो इसमें कौन था जो उपराष्ट्रपति नहीं रहा? तो फखरुद्दीन अली अहमद, बीबी गिरी तो थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी थे। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित नहीं हुए और ये सीधे 1974 की बात है, ये प्रेसिडेंट बन गए थे। तो ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा था जो प्रेसिडेंट रहा लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कभी नहीं रहा, उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहा। ठीक है, चलिए। अगर आपको स्पीड कम लगा करे तो आप बढ़ा लिया कीजिए, जहां पे तेज लगा करे धीमी कर लिया कीजिए। यूट्यूब महोदय ने ये सब फंक्शन दे रखा है। हीरे के लिए किम्बरले खान कहां पर अवस्थित है? डेनमार्क, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कहां पर है? तो 2 चीजें यहाँ पे, एक तो किम्बरले खान है किसके लिए? तो ये हीरे के लिए है और ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ती है। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। और ये दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खानों में से है, सबसे बड़ी है भी ये। और इसको बिग होल के नाम से भी जाना जाता है, इसी को बिग होल कहते हैं। करंट अफेयर में भी इसके बारे में हमने चर्चा की थी, एक हीरा खोजा गया था तब। ठीक है, और देखिए करंट में जो हमने किया है उसके सहारे बहुत सारे जीएस तैयार हुए, उनके वीडियो देखिए आप। 8 वीडियोस पड़े हैं, टाइम निकाल के उसको देख लीजिए। 15-15 मिनट के वीडियो, छोटे छोटे वीडियो है, 12 मिनट, 15 मिनट, 16 मिनट। तो उसको देख लीजिए और शेयर करिए इसको खूब। अगर आप कार्यक्रम चलवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसे चले, तो इसको आप शेयर करते रहिए, जैसे टीम हमारी काम करते रहे। यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? अब भूगोल का प्रश्न देखिए कैसा पूछा गया। तो एक नदी यहां पर है डेन्यूब। डेन्यूब वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है, स्लोवाकिया में ब्रतिस्लावा पड़ता है, हंगरी में बुडापेस्ट है और सर्बिया में बेलग्रेड। तो यहां से गुजरती है। ये नदी कौन सी है? डेन्यूब। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये यूरोपीय संघ में देखेंगे तो ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है और जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से ये निकलती है और फिर जाके काला सागर में गिर जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में, ब्लैक सी में ये जाके गिर जाती है। यूरोप के निम्नलिखित देशों में से कौन खाद्यान्न उत्पादन आत्मनिर्भर है? अब यूरोप के देश की बड़ी चिंता है, पेपर में देखिए बार बार यूरोप पूछा जा रहा है। होता क्या है, एक टॉपिक उठाया इन्होंने और बना दिया, दोनों पेपर सेलेक्ट, दोनों क्वेश्चन मान लो सेलेक्ट हो गए, 3 क्वेश्चन बनाया, तीनों सेलेक्ट हो गए। तो एक ही जगह से देखिए यूरोप महाद्वीप से पूछ लिए गए। तो यूरोप में जो फ्रांस है वो आत्मनिर्भर है खाद्यान्न के तौर पे। और फ्रांस यूरोप का देश ऐसा है जो कि आत्मनिर्भर है, बाकी लोगों को इधर उधर से व्यवस्था करनी पड़ती है। 12 जनवरी 1980 को शनिवार था। 12 जनवरी 1979 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कभी कभी 3, कभी कभी 5 ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको जो पूछे जाते हैं बड़े सरल होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, कठिन नहीं होते हैं। तो वर्ष, अब यहाँ पर आप जब देखेंगे तो 12 जनवरी 1980 दिया है, तो पहले आप 79 में देखिए, क्या 79 जो है लीप ईयर तो नहीं है? तो ये सामान्य ईयर है, 4 से नहीं कट रहा है ना, और एक विषम दिन है, इसमें सामान्य सा वर्ष है। फिर आप निकालिए 12 जनवरी 1980 का दिन 12 जनवरी 1979 के दिन से एक दिन आगे आएगा, तो आप निकाल लीजिए। यानी कि यहाँ पर अगर शनिवार था 12 जनवरी 1980 को, तो 12 जनवरी 1979 को कौन सा होगा? सामान्य सा है, तो एक दिन पीछे हो जाएगा, यही फार्मूला होता है। तो शुक्रवार हो जाएगा। लीप ईयर होता तब तब क्या होता? तो एक दिन पीछे नहीं होता, ऐसा होता ना भाई। अगर ये लीप ईयर होता तो एक दिन वो पीछे काहे होता, एक दिन वो बराबर बढ़ जाता। तो लीप ईयर के बारे में बस ध्यान देना है। किसी दौड़ में 5 लड़कों ने भाग लिया। प्रवीर ने अपनी दौड़ मोहित से पहले लेकिन मिहिर के बाद पूरी की। तो ये सिंपल सा ऐसा कर लीजिए कि प्रवीर ने अपनी दौड़ मोहित से पहले, तो प्रवीर को यहां रखिए, प्रवीर, ये प्रवीर है, और अपनी दौड़ मोहित से पहले पूरी की है तो मोहित को यहां पर पीछे कर दीजिए। लेकिन मिहिर के बाद पूरी की तो मिहिर को यहां पर आगे कर दीजिए। सुरेश ने अपनी दौड़ संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद पूरी की, तो यहां पर हो जाएंगे सुरेश। सुरेश सुरेश ने अपनी दौड़ संचित से पहले पूरी की लेकिन मोहित के बाद, तो यहाँ पे संचित हो जाएंगे। ये दौड़ किसने जीता? तो जाहिर सी बात है ये दौड़ जो है ये मिहिर जीता है। दौड़ किसने जीता? मिहिर जीता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अभी ऐसे लंबाई का क्रम पूछा जाता, ऊपर नीचे करके ऐसे यही सेट कर लीजिए, सबसे जो पहले होगा सबसे ऊंचा हो जाएगा, जो सबसे नीचे नीचा हो जाएगा। सबसे अंत में किसने पूरी की? तो संचित हो जाता। इस तरीके से लगाइए, सरल सा प्रश्न है। 40 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में समीर का स्थान ऊपर से 12वां है और आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है ना। तो कुल 40 विद्यार्थी हैं, तो नीचे नीचे से आलोक का स्थान निकालना है। ठीक है, तो 12 नंबर पे ये समीर आपका हो गया और ये 20 नंबर पर
आपका यहाँ पर देखिए 8 स्थान क्योंकि नीचे है तो 20 नंबर पर आपका ये आलोक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये समीर हो गया 12 नंबर पे, 8 स्थान नीचे है तो 20 नंबर ये। तो अब आलोक का स्थान पीछे से पूछा जा रहा है तो क्या होगा? 40 माइनस 20 घटा दीजिए। लेकिन स्थान जब निकालते हैं तो एक जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 21वां स्थान हो जाएगा। तो पीछे से नीचे से स्थान देखेंगे तो 21वां हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं और शेयर करें इसको मैक्सिमम। कोई क्वेश्चन आपको अगर ऐसा लग रहा है डाउटफुल है तो उसको भी आप बता सकते हैं, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं और वो क्वेश्चन बड़े अच्छे तैयार भी हो जाते हैं। और 6307281212 हमारा नंबर है। जो भी जानकारी आपको चाहिए, पीसीएस आरओ यारो सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है। ऐसे ही हम पीसीएस के लिए बिल्कुल अभियान चलाएंगे और पास करा के ही दम लेंगे। तो ऐसे ही आप तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। मैक्सिमम इसको शेयर कीजिएगा, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू सो मच। 8 बजे मैराथन क्लास होगी, दिन में एक और मैराथन क्लास आएगी, उसमें हम टाइम डिसाइड कर लेंगे तो दिन में रोज आएगी। थैंक यू दोस्तों। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा हुई थी 2017 में, उसका पेपर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि कैसा पेपर आया था। आप लोगों ने देखा भी होगा, एक बार और देख लीजिए, इससे आइडिया हो जाएगा। इसके कई क्वेश्चन मैंने अपने जो मॉक टेस्ट है उसमें भी आपको दिखाए थे और उसमें बताया था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो हमने देखा उसमें बहुत ना कठिन प्रश्न है ना बहुत सरल है, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन है जो थोड़ा डीप में है। जैसे पहला प्रश्न ये मैथ्स का ही है। 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए कोई बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है, यानी कि 13 क्रमागत विषम संख्याओं में मध्य की संख्या यानी कि जो 7वीं संख्या होगी वो क्रमागत विषम संख्या कौन सी होगी? वो कौन सी संख्या हो जाएगी? आप निकालेंगे तो इसमें 51 आ जाएगी वो। और 51 के बाद में फिर सबसे बड़ी विषम क्रमागत संख्या अगर आपको निकालने दे दिया जाए तो वो 63 हो जाएगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैथ्स मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, मैं बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया, यौगिक और उसका वर्गीकरण दिया हुआ है कि किस के अंतर्गत क्या उनको कहा जाता है, किसमें आते हैं ये यौगिक? सैक्रीन कार्बोहाइड्रेट, एड्रेनलिन हार्मोन। तो एड्रेनलिन हार्मोन देखिए सही है, थायमिन विटामिन होता है, बिल्कुल सही है। कैरेटिन ये प्रोटीन होता है, सैक्रिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। सैक्रिन एक कार्बनिक यौगिक है जो कृत्रिम मिठास के लिए आप उपयोग करते हैं ना। कुछ भी भोजन ऊर्जा इसमें नहीं होती है, कोई एनर्जी नहीं होती है, यही गलत है इसमें, है ना। सैक्रिन चीनी की अपेक्षा 550 गुना मीठा होता है। तो जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उनको मिठास भी चाहिए और साथ में उनको ऊर्जा नहीं चाहिए, तो सैक्रिन वो ले सकते हैं, है ना। जैसे कैंडी में, कुकीज में, दवाओं में इसका उपयोग किया जाता है, दंत मंजन में भी इसका उपयोग किया जाता है, वही है। समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार कैसा होगा? मतलब ये किस तरीके से काम करेंगे? समान फोकस दूरी वाले हैं, कांच के दो लेंस हैं और इनको सटा के रख देंगे तो कांच की समतल चादर की तरह ये बिहेव करेंगे। जो ऑप्शन आप देखिए जो आपको लगे कि हाँ इस तरीके से हो सकता है, भले आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, भले नहीं पढ़े हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन अलग दिख रहा है आपको, बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे गए थे 2017 में। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है, करंट में हमने इंद्रधनुष 3.0 की बात की है ना। तो ये जो कार्यक्रम है किससे संबंधित है? डायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया, टीकाकरण से संबंधित है, बच्चों के टीकाकरण से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। अब जैसे करंट हम कर रहे हैं तो करंट अफेयर में बहुत सारा स्टेटिक हमने जीके देखा है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब करंट इसने पूछा, लेकिन करंट में ये जोड़ दिया कि आर्यभट्ट को इन्होंने डिजाइन किया था और इनका नाम था उस समय UR राव का निधन हुआ था। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उदुपी रामचंद्र राव इनका नाम था, 24 जुलाई 2017 को इनकी डेथ हुई थी, है ना। 1975 में जब आर्यभट्ट को डिजाइन किया गया था, जो भारत का प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह था, 1975 में आर्यभट्ट था, उसको जब डिजाइन किया गया था तो इनका अहम रोल था। फिर 76 में इनको पद्म भूषण दिया गया था, फिर 2017 में अभी पद्म विभूषण दिया गया जब इनकी डेथ हुई है उसी साल। उत्तर प्रदेश में कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्रदेश नवंबर 2017 में चुनाव संपन्न हुए,
तो इस बार की भी ये संख्या इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कितनी थी? तो ये 652 के लिए ये चुनाव हुए। शहरी निकायों की संख्या 652 थी जिसके लिए चुनाव हुए। अब आगे जो चुनाव होंगे वो किसके लिए होंगे, इसको गूगल आपको कर लेना चाहिए। कमेंट करके जरा बताइएगा, देखिए कितने लोग बताते हैं। सब लोगों का तैयार वो लोग कराएंगे। तो ऐसे अपडेट रहिए। हाल ही में समाचारों में चर्चित ओखी क्या है, तो ये करंट का प्रश्न था उस समय का। ओखी जो था उस समय क्या था, चक्रवाती तूफान आया था नवंबर 2017 में, भारत के तट से टकराया। देखो इसने ऑप्शन क्या बनाया, केवल चक्रवात नहीं दिया, केवल चक्रवाती तूफान नहीं दिया, इसने ऐसे ऑप्शन बना दिया था। ठीक है ना, मतलब पूरा डिटेल में यहां पर लिख दिया था, पूरा डिटेल में लिख के आपसे ये पूछ लिया गया था। तो इस तरीके से आप तैयार करिए। कभी कभी इसके डेट पे भी आपसे प्रश्न बन जाते हैं कि ये कब आया, मतलब मंथ देगा और ईयर दे देगा। तो इस तरीके से जैसे करंट अफेयर जो हमने डिस्कस किया, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर हम दे रहे हैं, टेलीग्राम चैनल का नीचे नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे ही डिस्कशन हमने किया है। देखिए अब लोग कहते हैं बड़े छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपकी टेस्ट सीरीज बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन रखती है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण के लिए किए गए निर्भय परीक्षापात्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। तो इसका अब देखिए कितने स्टेटमेंट देके प्रश्न पूछ लिया गया। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो हम तैयारी तो करेंगे अच्छी की ना। 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता, नाभिकीय मुखास्त्र को ले जाने में सक्षम, जमीनी आक्रमण वाला क्रूज प्रक्षेपास्त्र है, पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र का प्रभावी प्रत्युत्तर आप कह सकते हैं, उससे तुलना कर सकते हैं। और यहां पे देखो एक दिया पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र, ऐसे ही गलत यहां पे कराते हैं, पीसीएस में ऐसे ही गलत होता है। तो इस तरीके से ये इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये चौथा ऑप्शन यहां पे गलत है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जो 1000 क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे, तैयार करके जाएंगे, उनको 30-40, पहले 30 पूछे जाते थे, अब 40 पूछे जाएंगे, हो जाएंगे उनके प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय हॉकी टीम की कप्तान थी जब टीम ने नवंबर 2017 में एशिया कप जीता था? तो अब ये प्रश्न इधर की जो खेल इवेंट है उनसे तैयार करिए, अगर ऐसे हुए हैं। हर साल ये इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं होते हैं। तो ये रानी रामपाल थी, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत वर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? अब ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न पूछा गया, तो ये 1974 में की गई थी, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पुदुचेरी या पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। और ये कृषि विज्ञान केंद्र पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय जो था कोयम्बटूर में, उसके प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया था। वर्तमान में देखा जाए तो 721 कृषि विज्ञान केंद्र है आईसीएआर के अनुसार, तो और भी 1-2 हो सकता है और बढ़ गए हो, लेकिन तब प्रथम 1974 में स्थापित किया गया था। किसान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बड़ा सरल प्रश्न ये पूछ लिया गया, 23 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चौधरी चरण सिंह का ये बर्थडे होता है, चौधरी चरण सिंह का ये बर्थडे होता है ना। अगला जो प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध केंद्र संस्थान कहां पर स्थित है केंद्रीय स्तर का? तो ये स्थित है मखदूम में, और मखदूम पड़ता है मथुरा में, मथुरा नगरी जो है वहां पर। निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है? उद्दीपक फसल, उद्दीपक जिसको पीने से थोड़ा सा आपको कुछ उद्दीपन हो, ऐसी फसल है ना। चाय, कॉफी, तंबाकू, अफीम, पोस्ता, धतूरा, भांग, सुपारी, जिसको खाने से नशा आता है, वो उद्दीपक फसलें मानी जाती है। तो इनमें से चाय हो जाएगी, गेहूं, मक्का, चावल, अरहर, ये सब तो उद्दीपक है नहीं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया? अब ये प्रश्न बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, एनके सिंह। कुछ प्रश्न कठिन, कुछ प्रश्न सरल, हमेशा ये पूछे जाते हैं। 27 नवंबर 2017 को इनको किया गया, और अनुच्छेद 280 में आता है ना, वित्त आयोग का गठन की जो बात है, अनुच्छेद 280, आर्टिकल 280 की बात याद रखिएगा। 280(1) में इसके बारे में कहा गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे, 15वां वित्त आयोग भी आप याद रखिए, हो सकता है पलट के पूछ लिया जाए अब, ठीक है। और ये 2020 से 25 तक का इनका कार्यकाल होगा, ये भी तैयार रखिए। 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? अब देखिए ये पूछा गया, तो ये 100वां स्थान था, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना। 2019 में फिर आगे अपडेट करेंगे आप इसको, तो 63वें स्थान पर भारत पहुंच गया था। इस समय किस स्थान पे है कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत? इस समय स्थान कौन सा है भारत का, किस स्थान पर है? तो आप पुराने करंट अफेयर से नए को अपडेट करिए,
और ये 63वें स्थान पर, इसमें प्रश्न चिन्ह भी लगा था। कई बार ऐसे भी बात आती है ना। और ये भी, तो ये 63वें स्थान पर 2020 में ये था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? देखिए ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया गया, ऐसा प्रश्न। तो यहां पे अब देखिए कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है जनसंख्या और मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों पर, तो जनांकिकी विषय इससे रिलेटेड हो जाएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है नॉर्मल आपको नहीं है लगेगा, आपने पढ़ा है तब तो आप कर लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 40 डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद जो 40 है, इसमें अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन का प्रयास करेगा राज्य, ऐसी लैंग्वेज लिखी गई है। ऐसी शक्तियां और प्राधिकार उनको प्रदान करेगा जो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए बनाना आवश्यक हो। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? अब यह प्रश्न संसद और राज्य विधान सभाओं के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा, और यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि उनकी जो वोटिंग होती है राष्ट्रपति के चुनाव में, उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, निर्वाचक मंडल में कौन होता है? तो संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाएंगे, लेकिन इसके निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें रहते हैं। मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहां से ली गई? तो ये यूएसए के संविधान से ली गई है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, सामान्य सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? अब ये तो आयोग के हर पेपर में आपको प्रश्न मिल जाएगा। तो ये नदी है तापी। तापी नदी जो है या ताप्ती नदी, ये प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिलों से ये निकलती है और ब्रह्मस घाटी में होकर प्रभावित होती है। ऐसे नर्मदा भी दिया होता, तो तापी और नर्मदा ये दोनों को ध्यान रखिएगा। नर्मदा भी यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर दिया होगा। दोनों भी हो सकता है, पहला दूसरा, ऐसा भी ऑप्शन बना सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? अब ये प्रश्न, ये सेंट मार्टिन द्वीप है। सेंट मार्टिन जो द्वीप है ये उत्तर पूर्वी कैरेबियाई सागर में आपको मिलेगा और एंटिलीज, लेजर एंटिलीज के लेवर्ड समूह के उत्तरी छोर पर स्थित है ये। और इस द्वीप के दक्षिण में आपको लवण के लवण मिल जाएगा, लवण के पटल पूरे मिल जाएंगे, रेत मिल जाएगी, और इसके लिए ये जाना जाता है। भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहां पर देखिए, जैतापुर महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, मीठी बिरदी गुजरात सही है, हरिपुरा यहां पर दिया है जो कि पश्चिम बंगाल में है। ये कहां पर हरिपुरा, आप अधिवेशन भी जानते होंगे, तो ये पश्चिम बंगाल। इतिहास से इस प्रश्न को कर दीजिए, तो तीसरा गलत हो गया। नॉलेज को इंटरलेट करिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इतिहास में भी आपने पढ़ रखा है, उस स्थान के बारे में तो सुनिवेद करने को पूछा गया है, तो आप कर सकते हैं। और कोबड्डा आंध्र प्रदेश, ये सही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यही इसका गलत है। एका आंदोलन का प्रारंभ किया था, किसने किया था? तो उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थान पे जो किसान थे उन्होंने किया था, है ना। मदारी पासी ने इसका नेतृत्व किया था। कब हुआ था? 1921-22 की बात है जब ये हुआ था। तो इसको इस तरीके से याद करिए, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हरदोई, बहराइच, सीतापुर, यहां के किसान एकत्रित हुए थे। निम्नलिखित में से किसने वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? ये शिशुनाग था जिसने वाराणसी को द्वितीय राजधानी बनाया था। अजातशत्रु के समय प्रसेनजित ने अपनी पुत्र बाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया था और काशी के ऊपर उसका अधिकार फिर हो गया था, स्वीकार कर लिया था। तो कालांतर में फिर शिशुनाग ने जब गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा भी नियुक्त किया था। लीलावती के लेखक कौन है? सिंपल सा प्रश्न है, भास्कराचार्य। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। जो हम लोग तैयारी टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं उसकी व्याख्या आप पढ़ लेंगे, उस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे, तो उससे तो कठिन प्रश्न यहां नहीं आएंगे, आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन तैयारी ही आपकी नीचे लेवल की रहेगी, आप राजधानी ही पढ़ते रह जाएंगे, आप जीके पढ़ते रह जाएंगे, तो कठिन वाले प्रश्न कैसे होंगे? और मेरिट तो उसी से बनेगी ना। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46 से 48, द्वितीय युद्ध 50 से 52 दिया है जो कि हुआ था 49 से 54 के बीच में, तो यही गलत हो जाएगा, यही सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत है। बाकी ये कर्नाटक का तृतीय युद्ध सही दिया है 58 से 63, पानीपत का तृतीय ये भी सही दिया है। तो ऐसे डेट याद रखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन को एक में मिला के पूछ लिया गया। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? अब ये प्रश्न एम एन राय,
ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बहुत सरल सा प्रश्न है ना। 1922 की बात है। 1922 में महात्मा गांधी ने विचार प्रस्तुत किया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 24 में मोतीलाल नेहरू ने, फिर एम एन राय ने भी इसका, इनकी खास बात क्या थी, इन्होंने स्पष्ट रूप से संविधान के गठन का विचार प्रस्तुत किया। ठीक है, तो 1940 में फिर कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत जो संविधान सभा का गठन जो किया गया, तो वो भारतीय नेताओं ने फिर स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये चाहते थे ऐसा। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? तो ये भाग है 9। कौन सा भाग है? ये छोटा लिख गया है, कोई बात नहीं है, भाग 9। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। संविधान सभा के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ऋणा तक पंचायती राज के 3 सोपानों का वर्णन किया गया है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है? अब ये बड़ा सरल प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, 1921। लेकिन आप ये उम्मीद करके ना जाइए कि बहुत सरल पूछा जाएगा, आप हमेशा उम्मीद करिए कि थोड़ा सा अच्छा प्रश्न आएगा। ठीक है, विभाजन वर्ष क्योंकि क्यों कहा जाता है? 1911 से 1921 के बीच में ऐसा हुआ था कि जो जनसंख्या में दशकीय वृद्धि थी वो नकारात्मक हो गई थी, निगेटिव हो गई थी, और उस नकारात्मक वृद्धि के कारण इसको महाविभाजक वर्ष, और बाद में फिर बढ़ी, 21 से 31 में जाएंगे तो बढ़ी, उधर आप इसके पीछे जाएंगे तब भी बढ़ी थी। इस कारण से इसको विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित पदार्थों में किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? तो यह है जर्मेनियम। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तांबा, चांदी और लोहा ये सब देखेंगे आपने इसमें, तो ये मेटल है, लेकिन जर्मेनियम जो है ये क्या है? एक ये सेमीकंडक्टर है, ये अर्धचालक है, और जर्मेनियम अर्धचालक है जिसका गुण होता है इसमें, मतलब इसकी जो चालकता होती है ये अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, और सुचालकों की अपेक्षा जो होती है वो कम होती है, और इसकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है और चालकता इसकी बढ़ती है। ठीक है, तो तापक्रम के साथ इसकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, समझ गए रिलेशन? इसका पीडीएफ में मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, वहां पे देख लीजिएगा। तो ये प्रश्न रहा, पहले 30 ही पूछे जाते थे, अब 40 पूछे जाते हैं, सब सरल कठिन सब मिला के पूछा जाता है। तो आप तैयारी करिए अच्छी, जिससे कि आपको चीजें जो है सरल लगे, और आपको टेस्ट सीरीज अभी भी ज्वाइन करना है कर लीजिए, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। जो पेपर हो गए वो भी आपको मिल जाएंगे, 4 पेपर बचे हैं वो भी आपको आगे मिल ही जाएंगे, सबका पीडीएफ दे देंगे, आप आराम से रिवीजन कीजिएगा, बढ़िया से तैयार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।